तो आखिरकार सरकार बनने की जो पूरी प्रक्रिया वो पूरी होगी। कल तो कैबिनेट की बैठक भी हो गई है और साथ ही साथ जिन्होंने मंत्री पद की शपथ लेनी थी वो तो पूरे हो चुके हैं, उनके पोर्टफोलियो भी डिसाइडेड हो गए हैं। आप देखोगे 4-5 मेन मंत्रालय रहते हैं जो कि आप पार्टी ने अपने पास रखे, यानी कि बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। एमएसएमई किसी को मिल जाए या किसी तरह से और छोटे मंत्रालय मिल जाए जिनका बजटिंग कम है, जिनकी स्ट्रेटजिकली पोजीशनिंग कम है, उससे कुछ ज़्यादा बाजार को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाजार को 6 बड़े डिपार्टमेंट चाहिए, रेलवेज चाहिए, फाइनेंस चाहिए, डिफेंस चाहिए, होम चाहिए, पीएम चाहिए। ये इस तरह के डिपार्टमेंट्स, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स चाहिए होते हैं और वो टिपिकली सारे के सारे वो बीजेपी के पास गए हैं। तो इसलिए किसी तरह का कोई मेरे को लगा नहीं कि कोई खास बड़ी प्रॉब्लम एज सच पूरी सरकार की फॉर्मेशन में हुआ है। ना तो कहीं पे विपक्ष का कहीं पे दबदबा प्रेशर दिखा कि जी नहीं, सरकार को बहुत झुकना पड़ा, बहुत हद तक उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ना ही किसी तरह का कोई पॉलिसीज़ को लेकर दबाव दिखा। खुद उन्होंने ही अलायंस ने कहा कि हम तो आपकी जो भी पॉलिसीज़ हैं इंडिया ग्रोथ को लेकर उसके साथ खड़े हुए हैं। फिर जब पोर्टफोलियो का डिवीज़न आया तो कहीं से कोई वॉइस नहीं उठी बहुत ज़ोर से कि नहीं भैया इनको ये नहीं मिला तो वो नाराज़ हो गए, ये नहीं हुआ तो वो नाराज़ हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए पहला ट्रिगर वही बनता है जो मोदी 3.0 का विभाग वितरण हुआ। निर्मला सीतारमण वापस से एफएम हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर हो गई, तो एक पॉलिसी कॉन्टिन्यूशन वो मार्केट के अंदर आपको दिखेगा। दूसरा, यूएस फेड की बैठक है, नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पर है। इस यूएस फेड की जो बैठक है ना, इससे आपको कुछ नहीं पता करना, सिर्फ ये पता करना है कि क्या भाई आप इंटरेस्ट रेट घटाने का रोड मैप देने जा रहे हो। अगर ये रोड मैप देने जा रहे हैं तो जो इस बार हमने आरबीआई से मिस हुआ है, मिस इन द सेंस मतलब जो आरबीआई ने तो क्या कभी बोला भी नहीं, लेकिन आरबीआई का पॉइंट ये था कि शायद वो रोड मैप वो भी दे देगा, वो नहीं मिला। तो वो इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज़ हो जाए। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एफआईज की फिर से खरीदारी हुई है। एफआईज लॉन्ग पोजीशन में 34% तक को आ चुके हैं। यहाँ तक तो एफआईज का पार्टिसिपेशन भी आ गया और मेरे को लगता नहीं बजट से पहले वो 50% तक चले जाएंगे या 50% तक ही रहेंगे। तो इसलिए इसको हम आज बहुत क्रिटिकली आपके सामने सारे पॉइंट्स रखेंगे। चौथा है, इंटरग्लोब एविएशन आईआरबी इंफ्रा में आज ब्लॉक डील हो सकती है। कल इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो काफ़ी अच्छे से बंद हुआ है, आईआरबी भी ठीक था और इन दोनों में आज ब्लॉक डील लग सकती है। उसके डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये 4 अहम ट्रिगर के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी में एज सच कोई बहुत बड़ी बढ़त, एज सच कोई बहुत बड़ी गिरावट आपको नहीं देखने को मिल रही है। तो कल की तरह आज का सेशन कुल मिलाकर थोड़ा शांत रहने जाएगा और ये आप गिफ्ट निफ्टी के ऊपर इस तौर पर देख पा रहे होंगे। श्रेष्ठ, ये थे बड़े ट्रिगर्स जहां पे है बाजार की नज़र। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो पूरे पोर्टफोलियो एलोकेशंस हुए हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर, उसको लेकर सेक्टर स्पेसिफिक क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे मेहमानों को भी जोड़ेंगे। पर आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ग्लोबल मार्केट से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, कल किस तरीके का कारोबार देखने को मिला यूएस के बाजारों में, और साथ ही कमोडिटीज से क्या कुछ अपडेट्स है। ये पूरी लिस्ट लेकर अशेषा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशेषा, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है ग्लोबल अपडेट्स। गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो काफ़ी मिले जुले संकेत निकल कर आए हैं अमेरिकी बाजार की। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी दिखी है। डाउ जोन्स की बात करें तो 0.2% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। S&P 500 में भी 0.3% की तेज़ी दिखी और नैस्डैक में 0.35% की तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन याद रखें, इस हफ्ते कई सारे बड़े ट्रिगर्स हैं जिसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाज़ारों पर दिख सकता है। आज से FOMC की 2 दिन की मीटिंग शुरू होगी, तो क्या कमेंट्री निकल कर आती है कल, उसके चलते भी भारतीय अमेरिकी बाजारों पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ नजर आएगा और उसके बाद PPI और जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी 13 जून को आएगा। तो काफ़ी डेटा हैवी वीक होगा जिसके चलते अमेरिकी बाजारों पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इसके अलावा यूरोपियन बाजारों की बात करते हैं तो यूरोपियन बाजार लाल निशान में क्लोज होते हुए नजर आए। फिट्सी में 0.2% की गिरावट दिखी, डैक्स में 0.3% की गिरावट दिखी और कैक भी करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इसके अलावा एशियाई बाज़ारों की बात करें तो आज हरे निशान में है। निकाय की बात करें तो 0.73% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है और कॉस्पी में भी बढ़त दिखी है। और हमारे ही बाज़ारों की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी करीब 40 से 50 अंकों की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं। याद रखें, क्रूड प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं।
पिछले हफ्ते $78 पर बैरल के आसपास चले गए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी मजबूती दिखी। आज करीब 81-81.5 डॉलर्स पर बैरल के आसपास है। और गोल्ड में भी मजबूती 2320 यानी $2320 पर आउंस के पास गोल्ड है। तो मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। ग्लोबल बाज़ारों से अमेरिकी बाज़ार लाल निशान में बंद हुए, लेकिन हमारे बाज़ारों की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा, ये पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत ज़्यादा रीड करने के तो नहीं है, पर जी हाँ, जो एक अहम इवेंट चल रहा है ग्लोबल बाज़ारों के लिए वो है FOMC की मीट। क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं वो सबसे अहम होगा वहाँ पे देखना। उसके पहले ग्लोबल बाज़ार भी थोड़े से शांत ही हैं। पर चलिए अब भारतीय बाज़ारों पे लौटते हैं और सबसे पहले आइए समझते हैं कि FIIs और DIIs की पोजिशनिंग कैसी है, क्योंकि डिम्पी FIIs थोड़ा सा मूड बदलते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए हमने हफ्ते के पहले दिन ही देखा कि उनकी फिर से एक बार खरीदारी आई। फ्राइडे को भी वो बायर्स थे कैश सेगमेंट से। क्या कुछ रीड करें इससे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं था। निफ्टी 50 में ऊपरी स्तरों से हम आखिरी में लुढ़कते दिखे, पर क्या समझा जाए कि कैश मार्केट में फिर से उनका रुझान आते हुए दिख रहा है? देखिए, ऐसा नहीं था कि कल FIs कम थे। कल भी FIs थे ना मार्केट के अंदर 29%, लेकिन मार्केट को फिर भी साइडवेज होना पड़ा। कल कोई ऐसा नेगेटिव ट्रिगर भी नहीं था मार्केट के पास जिसकी वजह से बाजार को नीचे आना पड़ा। कल सिर्फ एक गिफ्ट निफ्टी वीक खुला था और अभी हम बहुत छोटे से लेवल से वीक खुले थे। और उसके बाद हमने तो तेज़ी भी दिखाई, ऐसा नहीं कि उसके बाद हमने तेज़ी नहीं दिखाई, हमने तेज़ी भी दिखाई, लेकिन उसके बाद भी बाजार साइडवेज हो गया। तो बाजार को इस समय FIs के साथ पूरे तौर पर ना जोड़ें आप, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, FIs की होल्डिंग अब बढ़कर हो चुके 34%। ये एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट की होल्डिंग्स हैं। ध्यान रखिएगा, इसी 34% की होल्डिंग्स पे हमने ऑल टाइम हाई लगाए हुए हैं। इसी 34% की होल्डिंग्स पे हमने पूरा अर्निंग का सीजन निकाला हुआ है। तो ये FIs की होल्डिंग जो 34% के आसपास हो गई है, ये कम नहीं आंकी जाए, इसको ठीक ठाक माना जाए। और दूसरा, अगर आप परसेंटेज में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हुए हैं 3 दिन में। ये 13-14% तक आ गए थे, उसके बाद अभी 30% पे, आप 34% पे देख पा रहे हो आप इनको। तो कहने का मेरे मतलब है कि FIs का रुझान भी पॉजिटिव हुआ है। अब आप ये देखो कि सभी ने अपनी अपनी पोजीशनिंग फिट कर दी है मार्केट के अंदर। FIs 34% यानी कि 1/3 मार्केट का लॉन्ग करके बैठ गया। रिटेल के पास 56% मेजॉरिटी हिस्सा है। DIs के पास 52% है। अब जो बढ़ाने की गुंजाइश है ना, वो सिर्फ और सिर्फ FIs के पास ही है, वो भी सिर्फ 10 से 15% है। वो भी 50 से ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि रिटेल के पास बहुत कम हो जाएगा और FIs के पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। FIs की जो शॉर्ट पोजीशंस खड़ी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉजिटिव कर देगा। वो कितनी है, 1 सवा लाख के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट है, उनको 2 दिन लगता है उसको कवर करने में, 1 दिन भी कर सकते हैं वो। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता नहीं कि बाजार के अंदर बहुत बड़ी एक तेज़ी अभी वेट कर रही है। क्या बहुत बड़ी गिरावट आएगी? वो भी नहीं आएगी। गिरावट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपके पास टूटने के लिए रीज़न नहीं है, ट्रिगर नहीं है, वैल्यूएशन की प्रॉब्लम एज सच कोई नहीं है। तो आपके पास एक अच्छा है पैसा, बट डिप्लॉयमेंट का इशू आ रहा है। कल जब 20,000 करोड़ रुपए का SIP आ रहा था, तब मैं यही सोच रहा था कि फंड मैनेजर लगाएंगे कहाँ पे पैसा। क्या वो वापस रेलवेज पे लगाएंगे, कैपिटल गुड्स पे लगाएंगे, क्या वापस डिफेंस पे लगाएंगे, जहाँ पर तो बहुत उथल पुथल हुई है और अभी तो थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए। अभी तो नई नई सरकार बनी है, एक कॉन्टिन्यूटी के साथ कितना चल पाएगी ये भी बड़ा इशू रहेगा। और अभी बजट नहीं आया, आपका जो की पॉइंट होता है वहाँ से पता लगेगा ना एलोकेशन कितना हो रहा है। अभी तो आप अनुमान से चल रहे हो कि हाँ एलोकेशन होगा, वैसे ही चलेगा। कल अगर मान लो सरकार कुछ नया एलोकेशंस पे ले आती है या कुछ नए तरीके से मैनेज करती है, देन ठीक है। ध्यान हमेशा इस चीज़ का रखना चाहिए, पहले फुल फ्लैश सरकार थी, अब थोड़ा हम अलायंस वाली गवर्नमेंट पे है, तो ये सबका साथ सबका विकास अब कंपलसरी हो गया, पहले ऑप्शनल था। आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। 52% जो DIs वाला मामला है ना, ये अभी भी ठीक है, ये आपको बेस बना के रखेगा। तो मेरे हिसाब से इस FIs DIs रिटेल के नंबर देखने के बाद मेरा एक्साइटमेंट का लेवल ना तो निफ्टी में बहुत तेज़ी का है, ना ही बहुत मंदी का है। मैं एक रेंज आपको इसी से बता देता हूँ, 23,000 की एक रेंज है, मेरे को लगता है टूटेगी नहीं FIs की होने में भी। एक और चीज़, FIs अगर 10% 20% और आ भी जाते हैं ना, तो 200-250 पॉइंट ही निफ्टी को और चलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो एक 500 पॉइंट की रेंज में बाजार फंसा रह गया है और मेरे को लग रहा है आज का दिन वैसे निकलेगा। आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल काउंटर ध्यान रखना, अदरवाइज कुछ नहीं।
तो ये FIIs की पोजिशनिंग हो गई, पर डिप्पी जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक रेंज में ही रह सकता है आज का कारोबारी सत्र भी, तो निफ्टी के लिए जो मौजूदा लॉन्ग्स हैं उनके लिए बताइए क्या कुछ होनी चाहिए रणनीति, क्योंकि कल भी हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द सेशन जो है कहीं ना कहीं बाजार अपने आप को होल्ड ज़रूर कर रहा था। तो ऐसे में अगर किसी के पास पहले से लॉन्ग्स पड़े हैं तो क्या गिफ्ट निफ्टी के संकेत लेते हुए शुरुआती सत्र में निकलना चाहिए, और साथ ही क्या आज के लिए भी नए लॉन्ग्स बनाने के कोई मौके मिलेंगे? ठीक है, आपने जो नए और पहले वाले का सवाल पूछा कि जो पहले से लोग हैं वो क्या करें और नए वाले क्या करें। देखिए, कल अगर आप मेहमानों को, हमारे ही मेहमान, किसी और के भी नहीं, हमारे मेहमानों को अगर आप बहुत गौर से सुनेंगे ना, तो कल वो जो लोग ये भी कह रहे थे ना कि 24,000 हो जाएगा निफ्टी, वो भी ये कह रहे थे कि कोई डिप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि एक्सट्रीम तेज़ी वाला भी ये बात जानता है कि कोई डिप मिलेगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ठीक होगा। यहाँ पे सीधा सीधा पोजीशन लेना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड, या मेरे को थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि हम इवेंट को क्लोज होने के बाद मार्केट में आ रहे हैं। अच्छा, इवेंट में तो डैमेज ही नहीं हुआ तो फिर मार्केट में क्यों आ रहे हैं? तो इसलिए सबको ना एक छोटे से डिप की रिक्वायरमेंट है। ये डिप की रिक्वायरमेंट उनको भी है जो फंस गए हैं यहाँ पे 23,000 के आसपास शॉर्ट करके बैठे थे कि नहीं ये सरकार में वापस थोड़ी दिक्कत आएंगी, पोर्टफोलियोज में दिक्कत आएगा, बाजार फिर से नीचे मारेगा, तो वो भी फंसे हुए। तो दोनों की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी की रिक्वायरमेंट है, डुअल पार्टी की रिक्वायरमेंट है कि छोटा सा डिप आ जाए। ये छोटा सा डिप आएगा कैसे? या तो आप ग्लोबल मार्केट से दिखा दो गिफ्ट निफ्टी को नीचे, वहाँ से आए, या तो मार्केट अपने आप पे डल कर दे, सौदे धीरे धीरे करके कटने लगे तो डाउन हो जाएगा, क्योंकि विक्स ऑलरेडी डाउन है तो आपको एक्साइटमेंट का लेवल वैसे भी जीरो है। कल जो पोजीशनिंग हुई है ना मार्केट के अंदर, वो सारी की सारी अनवाइंडिंग की भी बनी है। 6% का ओपन इंटरेस्ट घटा है। ये 6% का ओपन इंटरेस्ट ना पूरी हफ्ते 10 दिन में नहीं घटा, एक दिन में कभी भी, जबकि इवेंट चल रहे थे उसके बावजूद भी 6% नहीं घटे, लेकिन कल घटे हैं। निफ्टी के और बैंक निफ्टी दोनों का घटा है। इवेंट क्लोज होने के बाद लोगों ने टाटा बाय बाय करा है। कुछ वैसे समझिए कि अब आपकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई, वापस बैक टू द स्कूल आप जाने जा रहे हो, तो आपको जो भी पोजीशंस आपने बनाई थी छुट्टियों के दौरान आपको सब काटनी है। इलेक्शंस के दौरान जो पोजीशन वो सब काटनी, नॉर्मल होना है। तो नॉर्मल होने में कल पहली बार 5 लाख से नीचे के कॉन्ट्रैक्ट चले गए, OI कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, तो मार्केट अभी थोड़ा डल रहेगा। आपकी रेंज जो पुराने वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं करना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। उनकी इच्छा है प्रॉफिट बुक करने की, वो अपनी है, उनका अगर प्रॉफिट उनको अलाउ कर रहा है कि भैया आपको बुक कर लेना चाहिए, तो ये आपका फैसला है। देखिए, प्रॉफिट के अंदर मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप मेरी बात सुनो, प्रॉफिट में तो आपका अपना कंफर्ट होगा, लेकिन लॉस में और स्टॉप लॉसेस में आप हमारी बात ज़रूर सुनो, क्योंकि हम सारे पिवट्स पॉइंट्स और डाटा के बेसिस पर अपने पॉइंट्स रखते हैं। अब हमारा अपना तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक, 23,200 23,000 का एक अहम सपोर्ट एरिया, आप बने रहना चाहते हो तो इनको सपोर्ट का एक स्टॉप लॉसेस लगा लो और कैरी करो। कहाँ तक जाएगा? 23,500 तक जा सकता है। ये पहला पॉइंट है जिसको आप नोटिस करें। जो नए लोग आए हैं उनको थोड़ा डिप की वेट करना चाहिए, मेरा अपना निजी तौर पर मानना है। कल भी मैंने ये बात बोली थी, कल जब बाजार खुला तो मेरे को बड़ा गिल्ट सा फील हो रहा था कि मैंने आपके 50, 60, 70 पॉइंट छुड़वा दिए, लेकिन दोपहर होते होते हमारी बात बिल्कुल ठीक निकली और बाजार ने डेज लो पे आके क्लोज किया। तो ये बात डाटा से प्रूव हो जाती है कि मार्केट के अंदर एक छोटे से डिप की रिक्वायरमेंट है, वो मिल जाएगा, वो 23,100 के आसपास। तो वेट करें नए वाले, पुराने वाले तो होल्ड करें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उनका अपना फैसला है। सृष्टि, आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे शॉर्ट करें ना करें, उसके लिए मना है, वो तो है ही नहीं, वो तो मना है, उसके लिए मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं। हाँ, ठीक है रिप्पी, दूसरे सवाल पे नहीं जाएंगे, पर जी हाँ, एक चीज़ की दाद ज़रूर देनी होगी, क्योंकि क्लोजिंग शो में जब हम साथ में थे और मार्केट थोड़ा सा बस गिरने की शुरुआत ही कर रहा था, तब जो वो मूव पकड़ा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बाजार भी देखिए तो वो डे लो पे ही आते हुए क्लोज किया था। तो एकदम सही टाइम पे जो है हमने निफ्टी का फॉल अपने कैच किया था, स्पॉट किया था और एक्सपर्ट से भी सलाह ली थी। पर डिप्पी, अब निफ्टी बैंक पे आ जाते हैं। निफ्टी बैंक मौजूदा लॉन्ग्स को क्या करना चाहिए और आज लॉन्ग्स के कहाँ पे, कौन से लेवल्स पे मौके बनते हुए दिखेंगे? देखिए, निफ्टी बैंक बताने से पहले एक पॉइंट मेरे से छूट गया, मैं वो भी जरा क्लियर कर देता हूँ। वो है डिस्काउंट का। प्रीमियम से डिस्काउंट में आ गए हो आप। कल अगर आप फ्यूचर्स जिनके पास थे उनको ज़्यादा फॉल दिख रहा था मार्केट के बनस्पत स्पॉट वालों को। कल कोई आदमी सोच सकता है कि बैंक निफ्टी कितना टूटा होगा? बैंक निफ्टी के अंदर टोटल पॉइंट स्पॉट के जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ 22 पॉइंट का हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी का डिस्काउंट आप चेक करो 131 पॉइंट का है। भाई बाजार टूटा कितना? 22 पॉइंट। डिस्काउंट कितना आ गया? 131 पॉइंट।
जो इच्छा शक्ति होती है ना खरीदने की, वो थोड़ी कम हुई है बाजार के अंदर। सिर्फ इच्छा शक्ति, वर्ड पे ध्यान देना, मैं एक एक वर्ड को चुन चुन के आपके सामने रख रहा हूँ। खत्म नहीं हुआ, थोड़ा आपको लेते समय आपको दिक्कत हो रही है। मैं आपसे बोलूँ सृष्टि जी, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, आज पैसा डिप्लॉय करो, आप 3 लाख से ज़्यादा पैसा डिप्लॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कंफर्ट ही नहीं आएगा। आपको चाहिए थोड़ा सा नीचे और मिल जाए लेवल्स, तो मेरा कंफर्ट आ जाएगा। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मार्केट की प्रॉब्लम है। ये खासकर इंस्टीट्यूशनल की प्रॉब्लम है, जिनके पास SIP का 20,000 करोड़ रुपए आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि पैसा डिप्लॉय कहाँ पे करें इस समय। ठीक, तो ये एक पॉइंट नोटिस करने वाला है। दूसरा, आप अगर बैंक निफ्टी में कल देखेंगे, यहाँ पर भी 6% का OI घटा और करीब 1,64,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट हो गए। डिस्काउंटिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी थोड़ा रुकना चाहिए। अच्छा, क्या नए वालों को रुकना चाहिए और पुराने वालों को? देखिए, पुराने वालों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, पुराने वाले तो कंफर्ट लेके बैठे अपना। उन्होंने इलेक्शन जैसा मैंडेट निकाल दिया तो मार्केट नहीं टूटा। अलायंस वाली गवर्नमेंट बन गई सीधा गवर्नमेंट से, फिर मार्केट नहीं टूटा। आप सोच के देखो ना, आपने तोड़ा तो इंट्राडे तोड़ा था, अगले दिन डैमेज तो कंट्रोल हो गया ना। मतलब पार्टी का नेचर चेंज हो गया, गवर्नमेंट का नेचर ही चेंज हो गया, उसके बावजूद में बाजार नहीं टूट रहा। तो सोच के देखो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी फैक्टर या मार्केट के अपने कंसोलिडेशन फैक्टर कितने स्ट्रांग है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट, 49,500 49,300 वाली रेंज का एक स्टॉप लॉस लगा के रखो आप, और आपको ऊपर जाते समय 50,000 50,200 का रेजिस्टेंस भी फेस होगा। तो नए वालों को छोटा सा डिप और मिल जाए 200-250 पॉइंट का, तो प्लस कर लेना। अगर पुराने वाले हैं तो उनको अपने कंफर्ट का स्टॉप लॉसेस मैंने दे दिए, या तो वहाँ निकलो या तो फिर ऊपर जा पे कभी भी आपको निकलना है निकल जाओ। तो पुराने वालों के लिए तो कंफर्ट फैक्टर है, नए वालों को थोड़ा डिप की वेट करनी चाहिए। रही बात बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की, शॉर्ट नहीं करें आप, उसकी वजह मैं बताता हूँ। पुट कॉल रेशियो आपको अलाउ ही नहीं करेगा शॉर्ट करना। रेशियो इस समय चल रही है 0.74 और 0.50 0.60 पे, तो आप भले नेगेटिव खबर भी लेके आएंगे ना, तब भी बैंक निफ्टी चल जाएगा। तो आप ये सोचो आप उसके कितना करीब हो। तो इसलिए शॉर्ट ना करें बैंक निफ्टी को, बल्कि थोड़ा नीचे आए तो प्लस ज़रूर करें। मैं भी आपको लेवल पे नोटिस कराऊंगा 49,500 के आसपास। हम भी एक बार प्लस करने के बारे में आपको सामने सामने बताएंगे कि भले अब आप प्लस करना चाहो तो कर सकते हो, बट फिर भी अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछते रहना। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी बिल्कुल शॉर्ट करने के लिए मनाही है, और आप उसको उसमें बिल्कुल शॉर्ट ना करें। ठीक है, तो निफ्टी बैंक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए क्या कुछ सलाह आ रही है वो बताया। पर डिम्पी, अगर बात करें एक बड़ी न्यूज़ फ्लो की, वो थी कैबिनेट का जो मंत्रालय तय किया गया है। अब इस मंत्रिमंडल में जो भी अनाउंसमेंट्स आई हैं डिम्पी, कहाँ पे रखनी चाहिए नज़र? क्या कोई पर्टिकुलर सेक्टर फोकस में रह सकता है, और उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, वैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को सिर्फ 6-7 बड़े मंत्रालय चाहिए कि वहाँ पे कौन लोग बैठ रहे हैं। आप एक भी मंत्रालय का नाम ऐसा नहीं लगा सकते सिर्फ एविएशन को छोड़ के, जो पहले ज्योतिरादित्य जी के पास था। एविएशन को छोड़ दो आप, तो कोई भी एक बड़ा ऐसा मंत्रालय नहीं है कि जो बीजेपी ने अपने पास ना रखा हो, या जहाँ पर वो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर ना देना चाहते हो। ये हो सकता है कि 4 महीने बाद बदल जाए। एक होता है ना, पहले पोस्चरिंग होती है, उसके बाद फिर हो सकता है बाद में प्रेशर बने तो आपको चेंज करने। लेकिन फिलहाल के लिए, इस समय के लिए कोई भी ऐसा बड़ा मंत्रालय नहीं है जो कि चला जाएगा। 2 मंत्रालयों पे सबकी ज़्यादा नज़र थी कि ये जा सकते हैं। पहला एग्रीकल्चर और दूसरा रेलवेज़, कि जो अलायंस पार्टनर आए वो रेलवेज़ भी मांगेंगे और हो सकता है एग्रीकल्चर भी मांगे। ना ही दोनों, ना ही रेलवेज ना ही एविएशन, और माफ़ कीजिए एग्रीकल्चर, दोनों के दोनों बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। और दोनों, हैरानी की बात मैं आपको बताऊं कि दोनों के दोनों पुराने ही मंत्री, उसमें से एक मंत्री तो नए आए हैं मध्य प्रदेश से, जिनको एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट दिया गया मामा जी को, यानी कि जो पुराने मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी को। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार ने कितनी अच्छी से पोस्चरिंग की है पहले। बाद में भविष्य में कुछ भी होगा पता नहीं अभी भी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता। बाजार की नज़र वित्त मंत्री पे भी थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहती हैं या कोई और होगा। देखिए, निर्मला सीतारमण जी के रहने पर ना फ़ायदा है बाजार को। एक वो सारे मार्केट को पिछले 10 साल से देखिए, उन्होंने फॉल, राइज, टैक्सेशन को घटाना बढ़ाना, वो सारी चीज़ों को समझती हैं। किसी भी वित्त मंत्री को नए आने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है सारी चीज़ों को कैप्चर करने में, और आप बहुत क्रिटिकल जगह पर हो। इस समय चाइना, FIs, बहुत सारी चीज़ें आपके आमने सामने खड़े हैं। US में भी इलेक्शंस होना है। तो यहाँ पर 2 बड़े मंत्रालय, एक तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और जो वित्त मंत्रालय है, ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इमेज बिल्डिंग के लिए। तो ये ध्यान रखा जाए इस चीज़ को लेकर। तो ये सारी चीज़ें
अब मेरे को कहीं भी ऐसा मंत्रालय की उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखी और मेरे को लग रहा है मार्केट के लिए फेवरेबल है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, उनका ज़्यादा वेट अब नहीं करवाएंगे, ये बात सारी कंप्लीट हो चुकी है। कपिल शाह, देवांग शाह, वैशाली पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण सर भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। किरण सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। वैशाली मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज फिर से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और देवांग भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आज आपसे अच्छे से वापस से बात होगी। वैशाली, जितना हम समझ पा रहे हैं कल के मार्केट को, डाटा रीडिंग को, कि कोई बाजार में वैसे एज सच क्रैक नहीं आएंगे, लेकिन मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है। ये छोटे से डिप की रिक्वायरमेंट है, सभी को रिक्वायरमेंट है, तेजी मंदी दोनों को। ये छोटा सा डिप सिर्फ एग्जिट और एंट्री का रास्ता खोलेगा, क्रैक नहीं लाएगा मार्केट के अंदर। आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है निफ्टी बैंक निफ्टी पे, फिर हम स्टॉक्स पता करते हैं आपसे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यस, निफ्टी कल हमने देखा कि एक न्यू हाई करा एंड देन प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा आया, बट साइडवेज मूव फिलहाल दिख रहा है। सो निफ्टी स्पॉट लेवल्स में अगर बात करें, अगर 23,140 के लेवल्स को के नीचे क्लोज करता है तो मे बी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और भी आ सकता है टुवर्ड्स 22,800 टू स्टार्ट विद। बट तब तक के लिए मेरा साइडवेज व्यू ही है। और बैंक निफ्टी ऑल्सो लैकलस्टर है। इनफैक्ट ज्यादा करके सेक्टर स्पेसिफिक मिड कैप में हमने कल ज्यादा इंटरेस्ट देखा है। सो आई वुड से साइडवेज एज लॉन्ग एज द लेवल्स आर इन। ठीक है, तो डेटा पॉइंट्स के दब पे साइडवेज ही दोनों ही इंडेक्स में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कोई भी व्यू बनाना अभी सही नहीं है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा। तो आइए समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि कहाँ पे है उनके कॉल्स। और सबसे पहले किरण, आपसे समझना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कुछ व्यू बन रहा है स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से, कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ब्रॉडर मार्केट के अंदर डेफिनेटली तेजी बनी रहेगी। रीजन बीइंग मॉनसून हमारे कॉर्नर के ऊपर आ चुका है और काफी अच्छा एक्सपेक्टेशन भी है, तो उसके चलते हुए इंडियन मार्केट के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कंटिन्यू रहेगी, ऐसा एज ऑफ नाउ में लग रहा है। तो दो स्टॉक के साथ हम आ रहे हैं। एयू बैंक की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। हमने देखा था कि एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था जिसका ओपनिंग 670 के आसपास था, और अभी स्टॉक 670 के आसपास पिछले 3-4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। और कल का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो एक हाई वोल्टाइल सेशन था, लेकिन वॉल्यूम उसके एवरेज 20 डेज एवरेज वॉल्यूम के ऊपर थे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सेकेंडरी थिंग आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ रहा है प्राइस के साथ साथ, तो एक लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा रजिस्टेंस 677 का है जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है, लेकिन ओवरऑल बाकी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर एयू बैंक सस्टेन्ड है। तो कहीं ना कहीं एयू बैंक में हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। 669 या 67 के आसपास का क्लोजिंग है। 700 तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 654 एज अ स्टॉप लॉस एयू बैंक में हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो सन टीवी है। सन टीवी हमने देखा था कि यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लास्टली हमने देखा था कि करीबन जनवरी महीने में सन टीवी ने 720-730 के आसपास के हाईज बनाए थे। वहां से एक स्टीप करेक्शन 570 तक आया, जहां पे स्टॉक ने 200 डेज 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया है। अब वापस स्टॉक अपने पिछले जो 700-720 का हाइस था उसके ऊपर सस्टेन है। लास्ट 3 दिन से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट हो रहा है। तो और कल के 17 में हमने देखा था कि एक ओपन इंटरेस्ट के साथ प्राइस अप हुआ है, तो यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं सन टीवी के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। 725 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 750 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, 710 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो एयू बैंक एंड सन टीवी हमारी तरफ से दो बाय कॉल रहेंगे। कॉल्स किरण की तरफ से आते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे किरण को ये पसंद आ रहा है। साथ ही सन टीवी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार हमने निचले स्तरों में इसमें तेज़ी देखी है, कई बार आप लोग के लिए हाईलाइट भी किया है, यहाँ पे भी आप नज़र रखिए। पर देवांग, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बताइए आज आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे है? वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक रहेगा डाबर पे। डाबर का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेली चार्ट पे एक अच्छा मोमेंटम बना है स्टॉक में। ऑल्सो एडीएक्स इंडिकेटर भी सजेस्ट कर रहा है कि इसमें मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, तो डाबर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 604, टारगेट है 640। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पिडिलाइट। पिडिलाइट का ओवरऑल डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पॉजिटिव है, हाई टॉप बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी लगता है इसमें अपसाइड इंटैक्ट है। पिडिलाइट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3108, टारगेट है 3284।
ठीक है। दिवांग ने भी अपने 2 शेयर दे दिए, कुल मिला के अब तक 4 शेयर आपको स्क्रीन पर आ चुके होंगे। पहला है डाबर और पीडिलाइट, दिवांग सर की तरफ से है। पीडिलाइट मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा क्रूड वाला फैक्टर इसमें काम कर जाएगा। $81 के आसपास इस समय क्रूड चल रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम जनरेट करवाएगा। दूसरा जो किरण सर के ट्रेड है उसमें सन टीवी है और एयू स्मॉल फाइनेंस है। उसमें मेरे को सन टीवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और ये थोड़ा पॉलिटिकल सेंसिटिव है, सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। अब नए तरीके से इसके अंदर आपको वापस बाइंग या फिर पोजीशनिंग बनती हुई दिखेगी। ये 750 तक जा सकता है, 710 का स्टॉप लॉस है। इन चुनावों ने इसको ट्रिगर दिया था बस, और कुछ नहीं। फाइनल गेम अब कर सकता है ये। तो ये दोनों ट्रेड होगी। विशाली के ट्रेड भी एक बार समझ लेते हैं। विशाली मैम, आपके ट्रेड कौन से हैं? डेफिनेटली। सो मैं शुरुआत करूँ उनसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि सन टीवी हमने लास्ट वीक भी दिया था एंड जैसे कि इन्होंने रिकमेंड किया है वीकली चार्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ब्रेकआउट आ रहा है 733 के ऊपर, तो फर्दर हायर टारगेट्स आ सकते हैं यहाँ पे 840 की तरफ भी। सो दिस इज़ अ पोजिशनल ट्रेड जो लेवल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट्स अ फॉलो ऑन। अभी नई बाइंग स्ट्रेटजी जो मैं रिकमेंड करूँगी, कल हमने देखा फर्टिलाइजर स्टॉक्स और केमिकल स्टॉक्स में एक काफ़ी होल्ड आया, आई मीन पिकअप आया है। सो यूपीएल में एक मैं रिकमेंड करूँगी, फिलहाल 551 पे है। सो 535 के स्टॉप लॉस विद अ टारगेट ऑफ 570। और दूसरा जो कैश कैटेगरी में है वो तिरुमलाई केमिकल्स, उसमें भी एक बड़ी सी लंबी सी कैंडल हुई है, गुड वॉल्यूम। सो थोड़े डिप में ज़रूर बाय करिएगा। स्टॉप लॉस इज़ 270, टारगेट 310। ठीक है। तो आपने केमिकल्स वाले शेयर चुने हैं। मेरे को यूपीएल आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वैशाली में। मैं वजह बताता हूँ। आप देखोगे काफ़ी दिनों के बाद, इनफैक्ट बोलूँगा काफ़ी महीनों बाद, अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे ना, तो कल पहली बार 200 दिनों के एवरेज को इसने पार किया। ये अपने पूरे नेचर को बदल रहा है। इसने एक बेस बनाया था 480 470 के आसपास का। अगर कोई आदमी चेक करना चाहे तो चार्ट पे चेक भी कर लेगा। विशाली मैम को तो खैर पता ही है, उन्होंने तो शेयर निकाला, ये बात पता भी है उनको। लेकिन ये शेयर बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से अच्छा चल सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी सोचना चाहिए इस शेयर के बारे में। देखिए, पिटा हुआ शेयर था, रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब सब कुछ बदली है, सरकारों का अलग तरीके से कामकाज होगा। हो सकता है केमिकल वाले शेयर में इसमें वापस बाइंग आ जाए। इंस्टीट्यूशनल भी आ सकता है, बड़ा शेयर है कैपिटल के हिसाब से ये। तो ये यूपीएल मैम का मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा है थिरुमलाई केमिकल्स, ये चार्ट मेरा देखा हुआ नहीं है, बट मैम ने दिया है तो ये अच्छा ही चलेगा। आप इस पर पूरा कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। तो सन टीवी, एयू स्मॉल फाइनेंस। अच्छा विशाली मैम, आपको मैं याद भी दिला दूँ, सन टीवी उस दिन भी चल रहा था जिस दिन मार्केट गिरा हुआ था। ये उस दिन कॉन्ट्रा प्ले था, आपने दिया था, मेरे को याद है अच्छे से। अब मेरे को याद आया जब आप नोटिस करवा रहे थे, तो उस दिन एक कॉन्ट्रा प्ले हो रहा था। और दूसरा डाबर और पीडीलाइट, ये दिवांग सर की तरफ से है, और वैशाली मैम की तरफ से यूपीएल है और थिरुमलाई है। इन दोनों का एक एक फैंसी काउंटर स्टार शेयर ऑलरेडी मैंने आपको मार्क भी करवा दिया। आप इसका भरपूर फ़ायदा लीजिएगा। आगे बढ़े, अब हम जरा जोड़ते हैं अपने सहयोगी शरद को, ताकि वो आपको खबरों वाले शेयर्स बता पाएँ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो आज जो है 3 अहम ब्लॉक डील्स भी होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे प्रमोटर राहुल भाटिया लगभग 2% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका जो वैल्यू आता है वो लगभग 3,300 करोड़ रुपए का आता है। और याद रखिए, जो फ्लोर प्राइस है 6% डिस्काउंट पे है और उनका जो स्टेक है वो घट के 36% के नीचे आ जाएगा। अगस्त में भी बाजार का मानना है कि जो प्रमोटर है गांगवाल जी, उनका भी जो है एक और ब्लॉक डील देखने मिल सकता है। आरबी इंफ्रा फोकस में रहेगा, यहाँ पे भी ब्लॉक डील होगी, जहाँ पे एफआई सिंट्रा इन्वेस्टमेंट 5% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका वैल्यू लगभग 1900 करोड़ का रहेगा। जो फ्लोर प्राइस है 10% के डिस्काउंट तक का, और जिनका स्टेक है उसके कारण 20% गिरेगा। ओनासा कंज्यूमर में भी देखें तो थोड़ी सी सेलिंग आने वाली है एक प्राइवेट इक्विटी फंड पे, जहाँ पे 1% स्टेक बेचेंगे। कल जो है इंपॉर्टेंटली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया था गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री आवास योजना पे वो एक एक्सटेंशन हो रही है। अब वो 3 करोड़ एडिशनल रूरल और अर्बन हाउसेस जो है बनाने वाले हैं इस कैटेगरी में। और हमें पता ही है कि रूरल सेगमेंट में रिकवरी आ रहा है और रेट कट्स भी आने वाले हैं, और ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस भी थोड़े फेवरेबल है हाउसिंग फाइनेंस की, स्पेशली जो रूरल सेगमेंट में है। तो खुद को ले लीजिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंसियर, एप्टस वैल्यू या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इन स्टॉक्स में जो है आज तेज़ी देखने मिल सकती है। हमारा चौथा स्टॉक रहेगा वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे जो है कंपनी ने अनाउंस किया कि जून 13 को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है, जहाँ पे फंड रेज के विचार करेंगे। अब ये फंड रेज इक्विटी शेयर्स के जरिए हो सकता है या प्रेफरेंशियल शेयर वारंट से हो सकता है। ऑलरेडी कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए का फंड रेज अनाउंस कर दिया, जहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर्स, क्वांट म्यूचुअल फंड या जीक्यूजी पार्टनर्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स भी बहुत फोकस में रहेगा। उनके ग्लोबल स्पोक्स पर्सन ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भारत का डोमिनोज
का पार्ट है वो अपनी स्टोर काउंट डबल कर देंगे। अभी 2000 स्टोर्स है, उसको बढ़ा के 4000 स्टोर्स करेंगे अगले 5 से 6 साल में। और अब भारत जो है यूएस के बाद डोमिनोज का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट पूरे विश्व में हो गया है। तो इम्पोर्टेंट कमेंट्री आ रही है कंपनी और उनके ग्रोथ को लेके। रेमंड का जो है दूसरा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट आया बैंड्रा का, जहाँ पे रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 2000 करोड़ रुपए के लिए है। और ऑलरेडी हमने देखा स्टॉक में कल मूवमेंट भी आया था पहले अनाउंसमेंट से। पीटीसी इंडस्ट्रीज़ ने भी जो है इम्पॉर्टेंट करार किया है गवर्नमेंट के साथ, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है जहाँ पे वो डिफेंस और एरोस्पेस इनमें जो है आगे जाते हुए इन पे काम करेंगे। और स्टॉक हम देखिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बना हुआ है पिछले 2 से 3 साल में। एनएलसी इंडिया की बात करें तो इम्पोर्टेंट कैपिटल रेज है, लगभग 5000 करोड़ रेज करेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के द्वारा। और उनके जो रिन्यूएबल्स आर्म है उसमें वो लगभग अपने से ही ऑलमोस्ट 1000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स इंडिया भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे इनका 500 करोड़ रुपए का QIP जो है खुल रहा है, लगभग 5% डिस्काउंट पे जो है ये QIP इशू रहेगा। तो अहम ब्लॉक डील्स QIPs जो है हम देखने मिल रहे हैं आज दिन के ट्रेड में। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ब्लॉक डील्स वाला हिस्सा भी बताने के लिए और साथ ही खबरों वाले शेयर्स। मैंने 3 शेयर्स निकाले हैं ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट से पहले। कोशिश करेंगे इन 3 शेयर्स पे या 2 पे तो कम से कम राय ले ही ले। वैशाली मैम, एक बार ज़रा मैं आपके पास वापस से लौट रहा हूँ। आप ज़रा जुबलेंट फूडवर्क को चेक करो। ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल में भारत में स्टोर हम 2 गुना कर देंगे, 2 गुना, यानी कि 2000 जो स्टोर है 4000 कर देंगे और अमेरिका के बाद सबसे बड़ा मार्केट हो जाएगा। पे मार्केट होगा वो सब चीज़ ठीक है, शेयर में तो अभी वो सब चीज़ें डिस्काउंट नहीं हो रही हैं। 523 रुपये का चल रहा है, पर मैम चेक करना स्ट्रेंथ पावर कितनी है 5 साल, हालांकि लंबे समय है। तो ये राउंडिंग बॉटम जरूर बन रहा है। सो 500 का सपोर्ट बन रहा है यहाँ से, और एक बार ये 550 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो आई थिंक ये स्टॉक इज रेडी फॉर 580 to 600 टू स्टार्ट विद। सो 500 का सपोर्ट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेवल है जो ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बार 500 का सपोर्ट लगा के, यानी कि स्टॉप लॉस लगा के थोड़ी बहुत पोजीशन अगर आपको लेनी है इस न्यूज़ के हिसाब से तो आप ले भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टर बनिएगा। इसमें ट्रेडिंग और स्विंग का ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा, इन्वेस्टर बन के इसमें ट्रेड कीजिएगा। दूसरा शेयर है किरण जी, मैं आपसे ज़रा पता करता हूँ, वो इंडिगो। इंडिगो में जो आज ब्लॉक लगने जा रहा है, बड़ा ब्लॉक है, 3000+ करोड़ रुपये का, 2% इक्विटी प्रमोटर हाथ बदला करेगा। डिस्काउंट भी अच्छा है, मान लो जो 7% का डिस्काउंट है, कल तो शेयर 4% ऊपर है, कल के 4% भी चलेगी और 3%। मेरा अपनी कैलकुलेशन ये कहते हैं डिस्काउंट की वजह से शेयर टूटेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी 6 से 7% की जो डिस्काउंटिंग दी जा रही है, ये अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए नीचे आने की, प्लस कर लें। मेरे को स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है, तो कॉर्पोरेट एक्शन है, आएगा और चला जाएगा, स्ट्रक्चर तो मजबूत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी तरह की। सो ओवरऑल इंडिगो की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्टॉक में 4450 4500 का एक रेजिस्टेंस था, उसको लेके स्टॉक नीचे में उसकी 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है 3800 वहां तक बिकॉज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट एंड ऑल वोलेटिलिटी की वजह से गया था। वहां से जो रिकवरी आई वो काफी शार्प रिकवरी आई और उसका जो पिछला ऑल टाइम हाई था 4500 उसके ऊपर सस्टेन्ड है। तो एक बार मोमेंटम को कैच करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। लास्ट 2 दिन के वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए हैं और कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। तो डेफिनेटली इंडिगो कोई भी गिरावट आती है 4500 से लेके 4550 के बीच में, वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है तो हाई बीटा काउंटर है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है। 4470 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में आप 4700 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कंसीडरिंग दिस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। सो डेफिनेटली 4550 के स्टॉप लॉस से 4450 के स्टॉप लॉस से कोई भी गिरावट में हम बाय करके जाएंगे। 4450 वाला एक स्टॉप लॉस आपको इंडिगो में लगाना है। कल अगर आप चेक करेंगे तो 5 मिनट 15 मिनट आवरली चार्ट पे सभी जगह पे सपोर्ट बनता है। अगर कोई चेक करना चाहे तो भले चेक भी कर ले। तो 100 रुपये नीचे मेरा अपना मानना है, वैसे तो जाएगा नहीं ब्लॉक से नीचे, अगर चला भी गया, मान लो गया नीचे, तब भी कोई खास दिक्कत नहीं है। किरण सर कह रहे हैं कि होल्ड करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4450 अगर मिल जाए तो फिर तो और सोने पे सुहागा है, हो सकता है इंट्राडे में आप गेन भी ले जाओ। खैर, इस बीच तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आप अलग अलग मिनिस्टर्स को कार्यभार संभालने की तस्वीरें हैं। आज सुबह ही उनको बोला क्या गया, मतलब खुद से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आपने तस्वीर में देख पा रहे हैं, जयशंकर जी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये कॉन्टीन्यूटी है और इनका मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की छवि के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप वो कैसे स्टांस लेते हैं। और थोड़ी देर पहले आपने अश्विनी वैष्णव को भी देखा होगा, उन्होंने भी रेल मंत्रालय का चार्ज लिया है। आप जानते हैं ना कि भारत के अंदर 4-5 मंत्रालय बड़े ही दमदार वाले हैं। पहला है रेलवे, जिस पे बहुत पैसा खर्च होता है, दूसरा डिफेंस और तीसरा है हाउसिंग।
हाउसिंग में तो इस बार नए मंत्री आ गए हैं, मनोहर लाल खट्टर जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन डिफेंस और रेलवेज रिपीटिशन ऑफ मिनिस्टर्स है। तो इन दोनों से जुड़े हुए सेगमेंट्स के शेयर्स आज फिर से आपके थोड़े से नोटिस में रहेंगे और कुछ नहीं है। बट आप ट्रेड वैल्यूएशन के हिसाब से लेना, इस खबर के हिसाब से नहीं लेना। आगे बढ़ें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आपको दिखा देते हैं और आशीषा हमारे से जुड़ रहे हैं। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताएं जरा रिपोर्ट प्लीज़। और जिन्हें है, माफ़ कीजिए आशीषा नहीं है, जिन्हें भी हमारे साथ है। जिन्हें सर नमस्ते, बताइए सर, रिपोर्ट्स बताइए। जी, तो बात करते हैं गेल की। जेपी मॉर्गन ने जो है अपना न्यूट्रल रेटिंग निकाला है। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 184 रुपीज़। अगर हम कंपनी ने जो नया ऑर्डर दिया है $7 बिलियन का, तो उनका मानना है कि अभी जो है काफ़ी अर्ली समय है कोई भी तरह की चिंता करने का कैश फ्लो के ऊपर। और आगे चल के अगर ये ऑर्डर जो है कंप्लीट होता है या फिर बोर्ड से अप्रूवल मिलता है तो लाइकली जो है इसका कंप्लीशन है वो है 2030 के बाद ही होगा। और अगर हम स्टॉक में देखें तो कल जो है गिरावट देखने मिली, बट उनका मानना है कि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म इश्यूज़ है उसके ऊपर फोकस करेगा और उसी के कारण उन्हें एक वैल्यूएशंस की बढ़ोतरी देखने में नज़र आ रही है। इसलिए उनका एक पॉजिटिव रुझान आ रहा है गेल के ऊपर। ऑल्सो मॉर्गन स्टैनली ने भी गेल पर एक नोट निकाला है। उन्होंने जो अपना बाइंग रेटिंग है बरकरार रखे और उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 250 रुपये। उनका मानना है कि जो 60,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो FY31 तक कंप्लीट हो सकता है, एक बार जो है बोर्ड का अप्रूवल आ जाए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मेनली जो है कंपनी एक नए बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर रही है, जो कि है फीड स्टॉक बिजनेस में। दूसरा स्टॉक जिस पर आपकी नज़र रखनी चाहिए वो है ONGC। जेफरीज ने अपना एक बाइंग रेटिंग बरकरार रखी और इनका जो टारगेट प्राइस है वो है 390 रुपये। कंपनी में जो है रिसेंट गिरावट देखने मिली है और जेफरीज को लग रहा है कि ये जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक ख़रीदारी करने के लिए। उनका मानना है कि ONGC की जो मुनाफा जो देखने मिल रहा है वो उनका जो एवरेज है उससे हमें एक हायर स्तरों पर देखने मिलेगा। तो आगे चल के जो कंपनी जो KG बेसिन प्रोडक्शन करने वाली है जो कि Q3 FY25 में शुरू होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी एक की ट्रिगर रहेगी कंपनी में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। और लास्टली सन फार्मा पर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि मैक्वायरी ने अपनी एक बाइंग रेटिंग बरकरार रखी और उनका जो टारगेट प्राइस है SOTP वैल्यूएशन से जो उन्होंने निकाला है वो बनकर आ रहा है 1,685 रुपीज़ का। अगर हम सन फार्मा को देखें तो उनका मानना है कि ये जो है कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और उनका जो मेन फोकस है वो है जो उनकी कंसिस्टेंट अर्निंग्स आ रही थी वो भी एक ब्रांडेड बिजनेस की तरफ जा रही है, जो कि एक हायर ROC ही और एक हायर प्रॉफिटेबिलिटी जो हायर मुनाफा कंपनी को देगी। और ऑल्सो जो उनके दूसरे बिजनेस है जो है स्पेशलिटी केमिकल्स और एक इनोवेशन मेडिसिन के, वो भी आगे चलकर आपको अच्छा मुनाफा देखने मिलेंगे उसमें भी। तो कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है वो उसमें भी काफ़ी कैश है, जिसके कारण कंपनी को एक्विजिशंस और जो लाइसेंसिंग करने मिलेगा एक अच्छा ऑप्शंस मिलेगा। सो ओवरऑल अच्छा रुझान आता हुआ सन फार्मा पर मैक्वायरी की तरफ। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। इन सभी रिपोर्ट्स पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। स्वागत करना चाहेंगे विनीत बोलिंजकर का भी। विनीत जी वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। देखिए आज का सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है कि जो मंत्रिमंडल है वो अब तय कर दिया गया है, कोई बड़े बदलाव वहाँ पे नहीं है। ये जो कंटिन्यूएशन हम देख रहे हैं सरकार की कंटिन्यूएशन से भी मार्केट्स खुश होते हुए नजर आए। अब साथ ही जो कैबिनेट के एलोकेशंस हुए हैं, आपकी क्या रीडिंग है? क्योंकि कल हमने देखा कि कई सारे सेक्टर्स जो कि काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर्स माने जाते हैं पॉलिसी अनाउंसमेंट्स को लेकर, उनमें अच्छा उछाल देखने को मिला। तो क्या ये जो पूरी अनाउंसमेंट है कोई सेक्टर या कोई स्टॉक जो कि स्टैंड आउट करता है, और सरकारी जो पूरा खेमा है उस पे आपकी क्या व्यू है? क्या फिर से इनमें दौड़ लगाने का समय वापस आ चुका है? देखिए जो कैबिनेट का जो कॉम्पोजिशन बना है वो कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं, और यही चीज मोदी जी ने पॉइंट आउट किया था प्रायर टू द कॉम्पोजिशन डिक्लेयर होने के पहले। इसमें एक जो नोटेबल चीज है वो है कि जल विभाग में CK प्रहलाद को अपॉइंट किया गया है। CK प्रहलाद ऐसे खामिया प्लेयर है कि अमित शाह भी उनके टेरिटरी में इंटरफेयर करने की देखते नहीं है। और इन्होंने जिस प्रकार से बीजेपी को 2022 में जीत दिलाई थी, उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एकदम प्रोफेशनल प्लेयर है, इनके ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने जल विभाग दिए है ना, उससे आप देखोगे कि
ऑल वाटर स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छी खासी तेजी, टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और एक्सेलरेशन आपको नजर आएगा। तो हमें लगता है कि ये एक पर्टिकुलर जो अपॉइंटमेंट है ना, वो बहुत ही अच्छी है और इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। ओके तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट, क्योंकि विनीत जी अभी तक तो हम जितने भी मेजर एलोकेशन उन पे नज़र डाल रहे थे, पर काफ़ी माइन्यूटली और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने हाईलाइट दिया कि सीके प्रहलाद जिनका जल विभाग को लेकर पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको लेकर जितनी भी वाटर रिलेटेड थीम्स है, स्टॉक्स है, उन पे आप ज़रूर नज़र रखें और दिन के दौरान भी हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स आपके लिए हाईलाइट करें। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे और भी इंसाइट्स लेंगे, पर साथ ही हमारे कुछ टेक्निकल व्यू भी आपसे वैशाली में लेना चाहूँगी, और ख़ास तौर से गेल पे, क्योंकि कल हमने देखा था कि एक गिरावट ज़रूर आई थी जब कंपनी ने अपने कुछ नए केपेक्स को प्लान किया था, पर अब जो है कुछ ब्रोकरेजेस का ये भी कहना है, जैसे कि जेपी मॉर्गन, उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, 184 के टारगेट्स दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि अब जो अपसाइड है गेल में वो काफ़ी लिमिटेड हो गई है। गेल के लिए वैशाली कौन से लेवल्स ध्यान में रहेंगे और डेटा बिल्डअप क्या कह रहा है? So I would say actually, sideways ही मूव है, इसमें कुछ ठीक ठाक ट्रेंड तो है नहीं, कंसोलिडेशन में ही है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज 200 एक अच्छा सा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो डाउनसाइड इज क्वाइट पॉसिबल टुवर्ड्स 180 175। तो ये लेवल्स को ध्यान रखना है, और अगर ये स्टॉक 220 को क्रॉस करता है तो देन आई थिंक इसमें एक पॉजिटिव व्यू बन सकता है टुवर्ड्स 230 235। तो इसी तरह से एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर कल का लो तोड़ते हैं तो फिर इट इज अ गुड शॉर्ट स्ट्रेटजी। गेल फिलहाल साइडवेज ही दिख रहा है, उसमें कुछ फिलहाल करने की राय नहीं आ रही है। पर चलिए मार्केट्स के बड़े ट्रेंड समझते हैं और करेंगे हमारे अगले सेगमेंट का निकुंज की नज़र। तो हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और जो बड़ी खबर जिस पे सबकी नज़र थी वो था मंत्रिमंडल का एलोकेशन। मार्केट्स को स्टेबिलिटी पसंद है, अगर मोदी सरकार में कोई चेंज नहीं आया, पोर्टफोलियो एलोकेशंस में भी कोई बड़े चेंज नहीं है, तो क्या ये खुश करने वाली बात है? और आपके लिए सबसे बड़े की टेकअवेज कौन से रहे? कोई ऐसा पर्टिकुलर एलोकेशन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा? देखिए, जब वोटिंग के रिजल्ट्स आए थे तो मार्केट में कंसर्न क्या थी कि अब की बार कोalition सरकार, और अब की बार कोalition सरकार जब होती है तो उसके अंदर कोalition के कंपल्शंस आते हैं। हर एलाई की डिफरेंट डिमांड होती है, कुछ एलाइज के रीजनल कंपल्शंस होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कोalition सरकार होती है उसका जो रुख होता है, मार्केट का मानना है कि वह एक पूर्ण सरकार के रुख से अलग होता है, ये मार्केट का मानना है। मगर जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट का फॉर्मेशन जो है वो देखकर ये खास पता लगता है दैट अब की बार कोalition सरकार, मगर रिफॉर्म को लेकर के कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इन पॉलिसी कमिटमेंट। कंटिन्यूटी आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, बिकॉज जो इकोनॉमी का इस समय रुख है उसके अंदर अगर कंटिन्यूटी रहती है तो जो आपका चक्र चल रहा है रिफॉर्म की तरह, ग्रोथ की तरह, कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर के, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के, एफटीए की साइनिंग होने वाली है, वो पूरा का पूरा जो चक्र है वह बना रहेगा। और शायद इसी बात को लेकर के हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर हालांकि पॉलिटिकल नंबर्स एडअप नहीं हुए जो मार्केट चाह रहा था, मगर कंटिन्यूटी को लेकर के मार्केट के अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। क्या इस न्यूज़ को लेकर के मार्केट के अंदर और उछाल आ सकता है? मेरा मानना है शायद वो उछाल नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी इलेक्शन वर्डिक्ट को लेकर के जो उथल पुथल हुई थी वो हो चुकी है। सोमवार को, पिछले सोमवार को आप बढ़े, मंगलवार को गिरे, वेंसडे को आप ठीक हुए, थर्सडे फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग हुई, और कल हमने देखा शॉर्ट कवरिंग एक प्रकार से ख़त्म सी हो चुकी थी। मगर मार्केट के हिसाब से मुझे लगता है कि अब आपको 3 भागों में चीज़ों को बांटना चाहिए। नंबर 1, कहाँ पर मोमेंटम बरकरार रहेगा, कहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा आएगा, और कहाँ पर नई चीज़ें आएंगी जो कि अभी छोटी हैं मगर बड़ी हो सकती है। तो 3 पार्ट में आपको मुझे लगता है कि अब सरकार की रणनीतियाँ देखने को मिलेंगी। तो कहाँ पर मोमेंटम बढ़ाएगा? रोड्स, मुझे लगता है कि वहाँ पर मोमेंटम चलता रहेगा। पावर, वहाँ पर मोमेंटम चलता रहेगा। रेलवेज़ में मुझे लगता है कि रिन्यूड मोमेंटम आएगा।
मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मोमेंटम है वो और पकड़ेगा और कुछ नए सेक्टर्स क्रिएट होंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर एक सेक्टर हो गया, या फिर एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर एक हम देख सकते हैं कि शार्पनेस आ सकती है। तो इन 3 भाग से मुझे लगता है कि आने वाले सरकार की जो रणनीतियां हैं उनको भापा जा सकता है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। आज एक दूसरा एक ऐसा स्टॉक भी है जहां पर आप मार्केट का मोमेंटम काफ़ी ध्यान में रखे हुए होगा, वो है इंडिगो। ब्लॉक लग रहा है सर वहाँ पे 3000 करोड़ का हाथ बदला होगा और डिस्काउंटिंग भी है। सर इस पे आपका टेक क्या है? ये इससे पहले भी ब्लॉक्स लग चुके हैं बट शेयर रुका नहीं सर। देखिए, इसके अंदर जो ब्लॉक लग रहा है, इंडिगो के 2 पार्टनर्स थे और इंडिगो के जो आज ब्लॉक आ रहा जो आज ब्लॉक आ रहा है वो राहुल भाटिया की फैमिली से आ रहा है। राहुल भाटिया ने इंडिगो के स्प्लिट के बाद जो पार्टनर्स का जो गंगवाल और भाटिया फैमिली में जो स्प्लिट हुआ था, राहुल भाटिया ने उसके अंदर अपनी होल्डिंग नहीं रिड्यूस करी थी। तो क्या एक चिंता का विषय, मार्केट में अक्सर कहते हैं अरे भाई प्रमोटर बेच रहा है, स्टॉक टॉप आउट हो गया। मुझे नहीं लगता ऐसा है। मुझे जो समझ आ रहा है, जो मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, जो मैंने इधर उधर से जाना है, वो ये है कि राहुल भाटिया की फैमिली कुछ और नए बिजनेसेस इंक्यूबेट कर रही है जिसके लिए उनको कैश की ज़रूरत है और शायद इसी कारण वर्ष की वजह से ये ब्लॉक डील हो रही है। दूसरा, इंडिगो जैसा जो बिज़नेस है डिम्पी, एविएशन बिजनेस है, मुझे लगता है कि भी छोटा है और अभी बहुत बड़ा होने वाला है। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होने वाला है। आज फ्लाइंग एक लग्जरी नहीं कहलाई जाती है। नए एयर स्ट्रिप्स क्रिएट हो रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कन्वीनियंस सबको चाहिए। उसके अलावा इंडिगो की कंपनी है, मैं और हमने सृष्टि ने एक शो करा था क्या खास है इस कंपनी का, तो अगर आप वो बात करें तो सृष्टि वही बात है, एडअप होती है कि सेक्टर ग्रो कर रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, एयर इंडिया का उसको असर नहीं पड़ा है, एविएशन सेक्टर के अंदर प्राइसिंग पावर आ रहा है, क्रूड नीचे है। तो राहुल भाटिया साहब अगर बेचो, निजी कारण से भी बेच सकते हैं। नया बिजनेसेस भी है, एक प्रमोटर 3-4-5 नए बिजनेसेस इंक्यूबेट करता है। प्रमोटर के पास पैसा कहाँ से आता है? अल्टीमेटली डिविडेंड से आता है। अगर आपको कुछ बड़ा अगर बिजनेस करना है और आपका एक ही बिजनेस है तो हो सकता है कि आप बेच करके थोड़ा उसको कैश आउट कर रहे हैं। पर निकुंज सर, हम जानते हैं कि आप कैसे क्लोजली ट्रैक करते हैं और जब हम ये शो कर भी रहे थे तो स्टॉक जहाँ तक मुझे याद है कुछ 3,000 के आसपास था। ओके, अभी 4,500 हो गया है। आज 6% डिस्काउंट पे यहाँ पर रुकेगा नहीं। मतलब देखिए, डिस्काउंट भी डील हो जाए वो बात अलग है, मगर इंडिगो में अब 100% तो यहाँ से 1 साल में नहीं चलेगा। मगर कोई बोले कि एकदम रुक इसके अंदर आउट परफॉर्मेंस रहेगा, मुझे रहेगा। देखिए डिम्पी, आप जब मुंबई आए थे पिछले हफ्ते, एयरपोर्ट भरा थे, लंबी लाइन थी। इंडिगो की फ्लाइट ली, कौन सी फ्लाइट ली आपने? सर फ्लाइट इंडिगो ही की थी। देखिए, इंडिगो की ही फ्लाइट थी, भरी हुई थी, बिल्कुल भरी हुई थी सर। पूरा 97-98% लोड फैक्टर था उसमें। देखिए, अब इस लोड फैक्टर के अंदर क्रूड नीचे आ चुका है, एयरपोर्ट्स भर रहे हैं, ट्रैवल एक कन्वीनियंस हो चुकी है। तो इस सब को मिलाकर के मुझे लगता है कि सेक्टर के अंदर 12-15% की तो ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगी और नई चीज़ें जब ऐड होती रहेंगी तो और चीज़ें आती रहेंगी। तीसरा, यहाँ पे प्राइस वॉर नहीं हो रहा है। देखिए, एक ज़माना आता था, लो कॉस्ट एयरलाइन आती थी, वो आकर के पूरा का पूरा सेटअप चेंज कर देती थी। और वो सेटअप अब नहीं हो रहा है, सब पैसा बनाना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस समय जो कैप्स हैं वो कैप्स भी नहीं है सेक्टर के अंदर। ओके, पर निकुंज सर, जी हाँ, हम आपकी मेमोरी की दाद देते ही रहते हैं क्योंकि जब हमने शो किया था तो 2200-2300 ही था। क्योंकि मुझे थोड़े से ऊपर लेवल्स ध्यान थे, पर जी हाँ, और वहाँ से देखिए रुकने का डबल हो गया जी, डबल। पर बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या कुछ ये पूरे पोर्टफोलियो एलोकेशन से बड़े की टेक अवेज है, बड़ी थीम्स हैं जो कि आपको नज़र में रखनी है, और साथ ही इंडिगो के लिए क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, उस पे हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। पर पता कर लेते हैं, हमारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे ही जरा पता करते हैं कि कहाँ पे और मोमेंटम फास्ट हो सकता है। कुछ ब्रेकआउट वाले शेयर्स मैंने निकाले हुए हैं, एक बार जरा वो पता करते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ दिखाइए जरा स्क्रीन पर। तो वैशाली, एक बार जरा BKT बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ चेक करोगे आप? ये शेयर ठीक लग रहा है आपको? टायर वाली कंपनी है जी, एग्जैक्टली। सो कल हमने देखा कि टायर वाली स्टॉक्स काफी सब में एक मोमेंटम आया है, और अगर आप ये देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी एक नया हाई बना रहा है। तो आई थिंक ये जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। 3000 का एक कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक रन अप आया है, तो 3000 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। 3500 3600 कैन बी द टारगेट। बजाज फाइनेंस पे कल लग रहा था कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। एक बार जरा बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग दिखा पाएंगे आप अपनी स्क्रीन पे कि कल कहाँ पे बंद हुआ है?
देवांग, एक बार जरा आप इसको चेक करेंगे, बजाज फाइनेंस अगर ब्रेकआउट देगा तो बहुत स्ट्रांग देगा और काफ़ी बड़ा देगा, लेकिन कल ये थोड़ा फ्लॉप होता हुआ दिखा, डेज लो पे बंद हुआ और ब्रेकआउट फेल हो गया, क्या ऐसा मान जाए इसका? बजाज फाइनेंस की बात करें तो हायर लेवल पे वापस हमने एक माइनर सा डिप देखा है, तो जब तक ये 7,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता स्टॉक का, तब तक अवॉइड करना चाहिए। जैसे 7,300 का अगर अबाव सस्टेन करता है तभी इसमें एंट्री के लिए देखनी चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट की कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, हालांकि शेयर थोड़ा बड़ा है, महंगा शेयर है, टिकट साइज के हिसाब से 11,000 प्लस का शेयर है, लेकिन अभी भी ये चल सकता है क्या, ये बार जरा पता कर लेते हैं। अल्ट्राटेक 11,500-600 तक का टारगेट रखें। किरण, एक बार आप देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट। सो अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर डेफिनेटली एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो जब तक अब 10,500 का लेवल है वो होल्ड रहता है, तो कोई भी टिप आती है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल हमने कल देखा कि सीमेंट सेक्टर के अंदर ओआई और वॉल्यूम के साथ एक खरीदारी आई है, तो यहाँ पे भी हमारा सेम व्यू रहेगा। अल्ट्राटेक में 10,200 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 11,500 11,800 आप 1-2 दिन में देख सकते हो, तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। बाय ऑन डिप्स की सलाह आती हुई, पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और वक्त तो चला है भसीज जी के बेहतरीन शेयर्स जानने का। वसीम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी हाँ, कल जैसे आपसे अब एक बार मार्केट्स पे भी राय ली थी, आपका यही कह रहा था कि बहुत ज़्यादा अपसाइड जो है करेक्ट लेवल से नहीं दिखती है आपको, और कहीं ना कहीं अपने आखिरी के आधे एक घंटे में वॉल्टिलिटी भी देखी, डे लो पे बाजार क्लोज हुआ, क्या वो व्यू इंटैक्ट है? एक बार उस पर ही आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको डिम्पी। बिल्कुल ऑल गुड न्यूज इज गेटिंग प्राइस्ड इन। अब आपके पास फेड की मीट है, और हमारे यहाँ जो अनिश्चितता थी पोर्टफोलियो की वो भी हो गई है, लेकिन बड़ा इवेंट होएगा बजट और मुझे लगता है वहां पे अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज विल हैव टू बी मेड। मार्केट्स में आपको सेक्टोरल रोटेशन दिख रही है। हमें आईटी, एफएमसीजी, फार्मा में ओवरवेट हो रहे हैं, पीएसयू ट्रेडिंग रैली दे रहे हैं, आपको वहां थोड़ा हल्का होना है। बट वी थिंक दैट selectively stocks can outperform, और इस कारण से आपको अपना रोटेशन जारी रखना है। दूसरा सृष्टि, इंडेक्स पे हो सकता है आज वापस आप वो न्यू कल वाले हाई पे जाएं, शायद ऊपर थोड़ा हो जाए, बट आई डोंट सी रनअवे रैलीज। इनफैक्ट गुड न्यूज इज इन द प्राइस, आई वोंट बी सरप्राइज सेकंड हाफ में फिर प्रॉफिट टेकिंग आए और उससे ज्यादा आए, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। ऑल गुड न्यूज इज इन द प्राइस। यहाँ पे बाय ऑन रूमर सेल ऑन फैक्ट था, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। इंडेक्स पे मैं न्यूट्रल हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक, हाँ आपने अभी जिक्र किया अल्ट्राटेक, तो मैं आपको बोलूं 7, 8, 9, 10 या 10,800 तक मैं आपको बुलिश हूँ। 13,500 का टारगेट है अल्ट्राटेक का, भेजने का सोचना भी मत। उसके अलावा ग्रेसिम, उसके साथ एबी कैपिटल, उसके साथ एबी एफआरएल और वोडाफोन। एबी ग्रुप इज द री रेटेड ग्रुप। ये ग्रुप में कोई भी शेयर डिक्लाइन पे मिले लीजिए। यू कैन ऐड एन हिंडाल्को आल्सो। ओके, ठीक है, डन। तो ये तो कुछ शेयर्स हो गए, आप अपडेट भी दे रहे थे। संजीव सर, कोई नए शेयर्स हैं क्या आपके लिस्ट में? कोई नए शेयर या कुछ और एडिशन? आपको 31 मई को कहा था विप्रो 438.26 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट, वो हो गया। एसबीआई लाइफ ने कल न्यू 1 मंथ हाई मारा, और सो डिड एचडीएफसी लाइफ 575। और बजाज फाइनेंस आप पूछ रहे थे 6630 पे बाय दिया था, 7,000 का टारगेट और 7,300 बिक गया। आरबीएल हैज हिट टारगेट, जीएमआर 95 का टारगेट कायम है, एबी एफआरएल का टारगेट हो गया, एबीएसएल एएमसी 603 बिक गया, 675 की तैयारी कर लो। और चौथा था आपका कोल इंडिया, ये भी आपका टारगेट हिट हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि लो कॉस्ट हाउसिंग में जो बढ़ोतरी आएगी उसमें इंडिया बुल रियल एस्टेट जैसा शेयर नहीं है। अगर एनबीसीसी और हुडको री रेट होते हैं, इंडिया बुल रियल एस्टेट को 250 होना चाहिए। 175 का टारगेट है, 125 का स्टॉप लॉस। दूसरा डिम्पी जी, सृष्टि में आईटी पे बहुत बुलिश हो गया। ऐसे आप मार्केट की कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, वेर इन द Nasdaq is hitting fresh new highs and market cap of Amazon, Nvidia, वो so IT AI is improving। कल हमने एम्फोसिस के इस जो ब्लॉक डील हुई है उसमें पार्टिसिपेट भी किया एज अ डिस्क्लोजर, क्लाइंटों को दिलाया है 2365। ये हमें 27,500 और 3,000 का टारगेट दिखता है एज अ डिस्क्लोजर।
अभी हम एलटी माइंड ट्री लेंगे 4840 4740 का स्टॉप लॉस, 5000 का टारगेट। टेक महिंद्रा, आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मिंग अलोंग विद एचसीएल टेक एंड विप्रो इज टेक महिंद्रा। इस पे पैसा डालिए, 1340 में लीजिए, 1315 का स्टॉप लॉस, 1450 का टारगेट। और आईबीआरई 132 में लीजिए, 125 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट कम से कम। आज की कॉल्स आते हुए भसीन जी की तरफ से तो क्लियरली आईटी पे वो ओवरवेट हो रहे हैं। दो आईटी दिग्गजों पे यहाँ पे आपको नजर रखनी है, एलटीआई माइंडट्री और टेक महिंद्रा। कल एम्फेसिस पे भी कॉल दी थी और इंडिया बुल्ड रियल एस्टेट पर। भसीन जी, जो कि कैबिनेट पोर्टफोलियो एलोकेशन से जुड़े पूरे अनाउंसमेंट्स आए, क्या कोई सरकारी कंपनीज पे भी यहाँ पे नजर रखनी चाहिए? कोई खेमा जो कि इंटरेस्टिंग लगता हो आपको? तो देखिए, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों शेयरों में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। पीएसयू बैंक्स मैं कहूंगा ट्रेडिंग में बेचिए, बिकॉज उनमें अगर आज स्टेट बैंक कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ा रहा है तो इसका मतलब निम्स पे प्रेशर पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट लायबिलिटी फ्रेंचाइज आप देख रहे हो, क्योंकि इतना पैसा अगर सिप में जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगर बढ़ेगा, इट विल कॉज लिटिल बिट ऑफ एप्रीहेंशन ऑन दी निम्स। तो मैं पीएसयू बैंक से थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, लेकिन डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में आई वुड से यू शुड बी इन्वेस्टेड। बसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अपने टाइम निकाला, अच्छे से बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, थैंक यू वेरी मच। खैर, इस बीच कपिल शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कपिल, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज की कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर तो अंडरलाइंग टोन अभी भी पॉजिटिव ही रहा हुआ है, लेकिन यस, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन टेक्सचर मार्केट का चेंज कहाँ पे हो गया है। तो जो पहले हम अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स देखते थे, तो वहां पे एक पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें देखने मिले, उसके चांसेस हम मुझे यहाँ पे काफी ब्राइट देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक और चुनाव मेरा एक एफएमसीजी स्टॉक से रहेगा। एफएमसीजी स्टॉक में मैंने सबसे पहले स्टॉक नेस्ले इंडिया का आइडेंटिफाई किया हुआ है। द रीजन बिग इज दैट कि उसने अपना एक बैट रख दिया हुआ है और रिसेंटली उसने अपनी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो 2545 के यहाँ पे इसका एक बाय का व्यू बनता है और ऊपर में 2630 के टारगेट बनेंगे और नीचे में 2500 के स्टॉप लॉस बनेंगे। इसकी समय अवधि कुछ 3 से 4 दिन की हो सकती है। और दूसरा, कल के सेशन में देखने मिला हुआ था कि केमिकल स्टॉक्स हैं या फिर एग्रो केमिकल स्टॉक्स है, वहां पे भी अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली हुई थी। तो यहाँ पे सुमी कैम करके एक स्टॉक है जो 501 के लेवल के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया था, 3-4 दिन के पॉज के बाद में फिर से एक अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो रहा है। तो 501 के लेवल पे बाय बनता है, 480 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 540 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है सर, तो आपके सारे शेयर्स हमने नोटिस कर लिए, आपने मार्केट का भी मोटा मोटी सारी बात सामने रख दी है। अब मैं जरा आता हूँ, एक सन फार्मा को लेकर रिपोर्ट आई है, इसमें 1650 तक का टारगेट है। विनीत सर, आपकी कवरेज लिस्ट में है सन फार्मा? अगर है तो आपका इस पे क्या टेक है? 1650 नया टारगेट, अभी शेयर 1500 पे है। नहीं, हमें लगता है कि ये काफी पॉजिटिव स्टॉक है। रीजन बीइंग दैट हमें लगता है कि यूएस में फार्मा की बहुत बड़ी डिमांड है जेनरिक्स की, और इसमें इंडिया के जितने भी लार्ज कंपनीज है काफी बेनिफिट करेंगे। तो हमें लगता है कि पूरा फार्मा सेक्टर एज अ होल एंड आईटी में भी क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत आपका वहां पे काफी रेट्स गिर रहे हैं, मतलब द एम्प्लॉय कॉस्ट इज कमिंग डाउन। तो अगर बिजनेस भी नहीं पड़ेगा तो थोड़ा बहुत एबिटा मार्जिन्स और पैट पे फर्क पड़ेगा। तो फार्मा और आईटी के स्टॉक्स अभी ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छे बने रहेंगे। ठीक है, डन। आप बुलिश हैं इस पे? रिपोर्ट में एक्वायरी की थी, सामने हमने लगा दी है, 1685 का टारगेट है और शेयर अभी 1521 पे है। आज खुलने के बाद 1515 आपको दिख रहा होगा। तो एडजस्टमेंट है कुछ प्राइजेस के भाव पे, वो आपको दिख रही है स्क्रीन पर। आगे बढ़े, वाट ए वबाक के नाम से कंपनी है, वैशाली, एक बार आप इसको चेक करेंगे, बहुत बढ़िया राउंडिंग बेसिस का बना हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या ये शेयर और चल सकता है? वीकली बेसिस पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, वो नया ब्रेकआउट भी लग रहा है। क्या चलेगा? चलेगा तो 1200 हो जाएगा। मुझे तो जरूर लग रहा है, बिकॉज वाटर थीम ये स्टॉक्स हम कब से हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं, और अब वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक अभी भी स्ट्रेंथ है, देयर इज नो साइन ऑफ एग्जॉशन। आई थिंक यस, 1200 1220 तक जा सकता है।
ओके ठीक है, आपकी भी मोहर लग गई है, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल चल सकता है, ऑलरेडी आपने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया, तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल और ऊंचा करता है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी। आपको आज थोड़ा व्यस्तता आपकी, तो इसलिए आप इस कार्यक्रम से विदा ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और नवरत्न शेयर, यानी कि आज के 9 ऐसे शेयर्स जहाँ पे न्यूज़ है, कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ खबर है, वो सब के सब समेट के मेरे सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं वापस से। शरद बताएं आज के नवरत्न। जी बिल्कुल, आज जो है सबसे पहला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला है आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, स्पेशली क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनको एक्सपैंड करने वाले 3 करोड़ और आप कह सकते हैं रूरल और अर्बन हाउसेस पे जो फोकस रहने वाला है। स्टॉक्स जो है वो है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इन स्टॉक्स में एक्सपोजर भी है, तो इन स्टॉक्स में जो ज़रूर फोकस रखेगा। हुडको में भी जो है बेनिफिशियरी है इस स्कीम का। इसके अलावा दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा वोडाफोन आइडिया। 13 जून को जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है, जहाँ पे वो फंड रेज की जो है बात होगी, जहाँ पे वो इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स पे फोकस रहेगा। ऑलरेडी 20,000 करोड़ वोडाफोन आइडिया ने फंड रेज किया, जहाँ पे बड़े जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि GQG, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI जनरल इंश्योरेंस इसमें ऑलरेडी शामिल है। हमारा तीसरा स्टॉक PTC इंडस्ट्रीज, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना है गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे वो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर इन दोनों पे ही वो फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा NLC इंडिया हमारा चौथा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे वो लगभग 5,000 करोड़ रेस करेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के द्वारा, और लगभग 1,000 करोड़ वो कंपनी खुद इन्वेस्ट करेंगी अपनी रिन्यूएबल्स आर्म में। ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स का 500 करोड़ रुपए का QIP इशू खुला है, और जो फ्लो प्राइस है वो लगभग 5% डिस्काउंट पे है। हमारा छठवां स्टॉक रहेगा जुबिलेंट फूड वर्क्स। यहाँ पे कंपनी के ग्लोबल स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जो ओवरऑल जो स्टोर्स हैं भारत में वो अब डबल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 4,000 को छुएंगे अगले 5 से लेकर 6 साल में। अब याद रखिए, भारत जो है US के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट जो है डोमिनोज का हो गया। जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है उनका मास्टर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट रखते हैं, तो उसके कारण एक पॉजिटिव जो है न्यूज़ फ्लो देखने मिल रहा है। कल जो था पूनावाला फिनकॉर्प में जो है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर अभय भूताडा ने लगभग 76 लाख शेयर यानी कि 1% स्टेक की बिकवाली की, जिसका वैल्यू लगभग 330 करोड़ का है। हमारा 8वां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज, उस पर फोकस करते हैं तो HCC फोकस में रहेगा। एलारा की रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने इनिशिएट किया बाई, टारगेट प्राइस 63 रुपीज़ पर शेयर रखा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 60% का अपसाइड पोटेंशियल है। वो कह रहे हैं कि जो डेट के इश्यूज़ है वो अब कम हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 71% डेट गिर चुका है, 3500 करोड़ पे डेट खड़ा है। इसके अलावा जो नेट वर्थ है वो पॉजिटिव हो सकती है वित्त साल 2026 में, और जो पार्टनरशिप्स आ रही है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से, उसके कारण जो है उनके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। हमने तो 8 स्टॉक्स बता दिया आपको, लेकिन हमारा आखिरी स्टॉक खबर का स्टॉक है। ये हमारा स्पेशल सेगमेंट है जहाँ पे हम लाते हैं स्टॉक्स जहाँ पे बज़ हो रही है खबर पे। PNB गिल्ड्स, यहाँ पे जो है बातचीत से पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेवल और मिडिल लेवल में जो है हायरिंग बढ़ चुकी है, क्योंकि काम जो है फॉरेन डेस्क से ज़्यादा आने मिल सकता है। अब ये कंपनी जो है प्राइमरी डीलर है गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज़ के और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के, और मैं आपको फॉरेन डीलर्स के काम ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सॉवरेन अपग्रेड रेटिंग जो है बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है आ सकता है, और इमर्जिंग मार्केट में जो बॉन्ड इंक्लूजन हो रहा है उसके कारण बहुत फंड फ्लोज जो है FIs में डेट लेवल में देखने मिल सकती है, तो कंपनी जो है इस लेवल पे डील करता है। तो PNB गिल्ड्स जो है ये इसमें फोकस रहेगा, और याद रखिए PNB जो है इसमें 74% स्टेक इस कंपनी में होल्ड करता है, तो इसके ये प्रमोटर भी हैं। ओके ठीक है, तो 9 के 9 शेयर आपने बता दिया, और सारे के सारे शेयर आज नोटिस करने वाले हैं। PNB गिल्ड भी आज हम नोटिस करेंगे, आपका 9वां शेयर जो कि खबर से जुड़ा हुआ है। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और स्टॉक्स भी आपके सामने रखते हैं जहाँ पर आज ट्रेड है। हालांकि निफ्टी अभी फ्रीज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़े मोमेंटम के साथ निफ्टी आज खुलने नहीं जा रहा, तो आप इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक बार इंडिगो का शेयर दिखाएंगे, इंडिगो पे डैमेज कितना होगा ब्लॉक डील का, अगर ब्लॉक लग गई, कई बार ना प्री सेशन में ब्लॉक लग जाता है, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि खुलने के ही वेट हो, तो जो प्री ओपनिंग है उसमें भी आपको एडजस्टमेंट्स ब्लॉक का दिख जाएगा। इंडिगो 3.5% है, ये 4450 के नीचे तो चला गया, बट इसमें मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा डैमेज होगा। एक बार ये नोटिसेबल शेयर बनता है आज का, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग शेयर बनेगा आपका, ये आज देखने लायक होगा ये शेयर। खैर आगे बढ़े, 1-2 शेयर मेरे लिस्ट में और भी हैं, जरा मैं पता कर लेता हूँ। क्या एशियन पेंट गिरते हुए क्रूड का बेनिफिट लेगा? एक बार माफ़ कीजिए कुणाल, आप कपिल जी आप चेक करेंगे एशियन पेंट्स।
देखा होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी स्लाइड हुए हैं, मींस 90 to 99 से लेके 77 तक, 92 से लेके 77 तक उसका एक राइजिंग डिक्लाइनिंग मोमेंटम आ गया हुआ है। लेकिन इसकी कहाँ न कहाँ पे हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट एशियन पेंट पे नहीं देखने मिल रही है, और उसके जो दूसरे भी स्टॉक है बर्जर पेंट, वहां पे भी एक काइंड ऑफ साइडवेज मोमेंटम भी है। काफी एक गिरावट आ गई थी, लेकिन गिरावट के बाद में स्टॉक थमसा गया है। स्टॉक का वैसे देखने जाए वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, तो 2 साल के लोअर बैंड पे चल रहा है। तो लेकिन इसके जो मोमेंटम होनी चाहिए थी वो काफी मिसिंग है। तो मैं कहूंगा कि ये इन्वेस्टर के लिए स्टॉक ठीक है, लेकिन ट्रेडर के लिए अभी भी वो एक परिपक्व होना बाकी है, एक मोमेंटम में आना बाकी है। इसका जो मैं ब्रेकआउट देखता हूँ या फिर पॉजिटिव टेरिटरी में या फिर मोमेंटम गेन करेगा, वो 3035 के लेवल के ऊपर में ही मोमेंटम आ सकती है। तब तक ये रेंज बाउंड जैसा सिनेरियो बना रहेगा। ठीक है, तो एशियन पेंट्स आज थोड़े से गिरावट के साथ शुरुआत की तैयारी कर रहा है। इस पे देखते हैं क्या कुछ प्राइस एक्शन होता है। पर चलिए, इस बीच हमारे साथ कुछ बुरा भी जुड़ चुके हैं मार्केट खुलने से पहले। आइए समझते हैं कहाँ पे है उनकी नज़र। कुछ वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे आज आपकी कॉल्स, किस साइड के लिए आप ट्रेड लेना पसंद करेंगे? जी, 61st पर वेरी गुड मॉर्निंग। well, देखिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे इंडिसेस में जो है कंसोलिडेशन का दौर चलता रहेगा। निफ्टी इज ऑन द अपर बैंड ऑफ द अपवर्ड स्लोपिंग चैनल जो इस साल के शुरुआत में स्टार्ट हुआ था। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस वहां देखने मिले। ब्रॉड रेंज की अगर बात करूं तो 22,800 23,500 के लेवल्स हमें लग रहा है निफ्टी पे प्ले आउट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पे 49,400 एंड 50,200। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी बुलिशनेस जो है हमारी ज्यादा है, विच इज टुवर्ड्स बैंक निफ्टी। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 पिक्स हैं हमारे। पहला है एफएमसीजी स्पेस से। ये जो पूरा स्पेस है, इट कम बैक इन फ्लेवर इन अ बिग वे। आई थिंक डाबर इसमें जो मूव शुरू हुई है ये यहाँ से और कंटिन्यू हो सकती है। 629 636 के टारगेट्स हैं हमारे। ऑन द ऑन द डाउन साइड हमें लग रहा है 612 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है जो आपके लिए आज स्टॉप लॉस एक्ट करना चाहिए। रियल्टी स्पेस में भी मोमेंटम अगर हम देखें तो काफी सिलेक्टिव नेम्स में बहुत शानदार तरीके से रिटर्न हुआ है, और उसमें एक नाम है सनटेक रियल्टी। इसमें अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम बैक्ड बड़ा अपमूव आया है। 510 का एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था जिसको पार करके स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हमें लग रहा है जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो 535 545 के होंगे ध्यान में रखने के लिए, और 515 इस लेवल के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चले। तो सनटेक रियल्टी यहाँ पे बाय करने की सलाह है। पूरे रियल एस्टेट स्पेस में अब देख रहे हैं कि एक्शन है। यहाँ पे 535 के टारगेट्स लगाइए, 550 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर चलिए, एक बार प्री ओपन में जो रेट्स है वो सेटल होते हुए दिखे हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी जो है एक पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ज़रूर दे रहा था, पर अगर अभी अब देखें तो निफ्टी 50 मामूली सी 24 अंकों के गैप अप के साथ शुरुआत की तैयारी कर रहा है। वही निफ्टी बैंक लाल निशान में शुरुआत की तैयारी कर रहा है। डिम्पी, आपसे समझना चाहेंगे क्या ओपनिंग पे कोई लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए, या कोई ओपनिंग के साथ ही कोई व्यू बनाना चाहिए इंडेक्स पे? देखिए, मार्केट जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि एक डल सेशन रहने के आज पूरे चांसेस हैं, और आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी ठीक था, उसके बावजूद भी निफ्टी बैंक आपको करीब 29 पॉइंट है नीचे, और दूसरा निफ्टी भी कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, बस 24 पॉइंट है। तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार वाली खबर है तो सबको मालूम है डिस्काउंटेड है काफ़ी हद तक, और अगर होगा भी ना तो बहुत स्पेसिफिकली सेक्टोरियल होगा वो, अगर होगा भी तो। और मेरा फिर से मानना है कि आपको थोड़ा और अभी समय देना चाहिए, कम से कम बजट तक का, जैसे बसीन साहब खुद आपको बता के गए। दूसरा पॉइंट, एफआईएस की होल्डिंग नहीं है क्या? वो भी नहीं है, अब वो जवाब भी आपके पास नहीं है। तो आपके पास अब मैं सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ कि आज मार्केट में अगर किसी को पैसा डिप्लॉय करना है तो वो कहाँ पे करेगा? अभी खुद निकुल सर आए थे, बता रहे थे भी 3 सेक्टर्स में पहले आप मार्केट में बांटो, कहाँ पे रुका हुआ है, कहाँ पे चलेगा और कहाँ पे एकदम से बढ़ेगा। तो आपको, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ठीक मार्केट है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको थोड़ा भी रुकना चाहिए लेवल के हिसाब से। आज वैशाली भी हमारे साथ थी, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट तो बुलिश रखा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि एक छोटा सा डिप आ सकता है, ऑलरेडी पहले 23,000 तक कल भी आ सकता है। थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते हैं, कहीं बाजार भागा नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आज ना सेक्टोरल फाइट भी आपको दिख सकती है मार्केट के अंदर। देखते हैं कि आज बैंक्स में क्या होता है, देखते हैं आज रेलवे काउंटर्स में क्या होता है, देखते हैं आज आईटी में क्या होता है, देखते हैं आज एविएशन में क्या होगा। तो अलग अलग सेक्टोरल का ना आज अलग अलग स्पेस है, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखिए। फिर कॉन्टीन्यूटी फैक्टर भी चेक करना आपको, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के अंदर, तो रुक जाइए। इंडाइसेस में वैसे भी आपको ट्रेड बड़ा नहीं मिलेगा, आप स्टॉक्स पर ही ध्यान रखिएगा। जैसे आज के मेहमानों ने आपको ट्रेड दिए, मेरे को उसमें से यूपीएल काफ़ी पसंद है, आप यूपीएल पे ध्यान रखिएगा। एक बार दिखाना फ्रीज लेवल यूपीएल का क्या है।
अगर वो फ्लैट फ्रीज हो रहा है तो और अच्छा है आपके लिए। अगर थोड़ा गैप भी मिल रहा है तो ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, उल्टा बढ़िया 1 रुपये आपको नीचे मिल रहा है। तो ये वैशाली की कॉल्स में से एक है। पीडीलाइट ध्यान रखिएगा, सन टीवी है, जुबलेंट फूडवर्क है, इंडिगो है, ये कुछ कुछ शेयर्स हैं जो आपको नोटिस करने हैं। आप इंडाइसिस में आज अपना पूरा एनर्जी, अपनी वेस्टेज ना करें आप, ठीक। एक और चीज़, दूसरा पॉइंट अगर आप देख रहे हैं मार्केट के हिसाब से भी, तो आज बैंकिंग काउंटर्स में स्लाइटली डिप है और कल बैंक निफ्टी और निफ्टी मैंने आपको बताया था डिस्काउंट पे आ गए हैं, तो थोड़ा रुक जाएंगे बैंक निफ्टी में भी। और अनवाइंडिंग का प्रेशर हुआ है, कल 6% ओवाई घटे हुए हैं, तो थोड़ा वेट करते हैं। अब आ जाते हैं, मैं आपको वो शेयर्स दिखाता हूँ जो आज गैप अप करेंगे या गैप डाउन करेंगे, वो आपको स्क्रीन पर आएंगे, जरा देखिएगा गौर से। पहला आते हैं निफ्टी 50 के काउंटर्स। ओएनजीसी गैप के साथ खोलेगा 2.5-3% ऊपर, एनटीपीसी खोलेगा, कोल इंडिया खोलेगा। पहली 3 कंपनी सरकारी कंपनीज हैं और सरकार के कोर सेक्टर में से एक है ओएनजीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ठीक। उसके बाद चौथी कंपनी है विप्रो, फिर 5वीं है एलएनटी। तो ये जो मैंने आपको कंपनी बताई, इन सब में बढ़त आधे % की है। जो शेयर कमज़ोर खुल रहे हैं उसमें एशियन पेंट है, कल की वीकनेस का आज पुल बैक में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ओपनिंग में तो नहीं हो रहा कम से कम। आईसीआईसीआई, टीसीएस भी है कमज़ोर, लेकिन जो मैं कमज़ोरी वाले शेयर्स बता रहा हूँ उन सब में जो गिरावट है वो आधे % से भी कम है। तो बढ़ने वाले शेयर आधे % से ज़्यादा ऊपर हैं और गिरने वाले जो स्टार्टिंग में दे रहे हैं आधे % से कम है। तो बाजार के अंदर एक डलनेस का व्यू भी है। अगर ओएनजीसी को मैं छोड़ दूँ तो सिर्फ ओएनजीसी है जो बढ़कर है, ठीक। ये बड़े शेयरों के हाल बता रहा हूँ जिससे निफ्टी का इंडेक्स मैनेज होगा। सिप्ला के अंदर आप देखेंगे वो आज साल खुलते साल का हाई भी टेस्ट करेगा। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर बात की बात है, वहाँ पे कम से कम देखिए ओपनिंग हो रही है। मार्केट के अंदर 1400 शेयर एडवांसेस के अंदर है, 250 शेयर की डिक्लाइन इस समय देखने को मिल रहा है। निफ्टी के पास जो बढ़त थी वो सारी गुम हो गई, अब 5 से 6 पॉइंट और नीचे आ चुका है। बैंक निफ्टी करीब 170 पॉइंट आपको और नीचे दिख रहा होगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि 23,150, 23,000 तक के लेवल्स एक बार शायद मार्केट आपको दिखा दे, वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। ये दोनों के लिए अच्छा है, मैं बताऊँ आपको बहुत साफ, ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि दोनों ही आ जाए नीचे। 250 पॉइंट इस समय बैंक निफ्टी के अंदर आप गिरावट देख पा रहे हैं। आपको आज पहले 5 बढ़ने वाले शेयरों में से एक भी बैंक का काउंटर नहीं दिखेगा। पहले 5 में से क्या दिखेगा? ओएनजीसी दिखेगा, एनटीपीसी दिखेगा, कोल इंडिया दिखेगा, आईटी इंडेक्स भी ऑलमोस्ट रेंज में ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार यहाँ पे आपको इंडाइसिस से पैसा बनाना, आप स्टॉक्स को पकड़ो, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, ठीक। 1-2 शेयर मैं आपको और भी बताता हूँ जहाँ पर आज मार्केट का मोमेंटम बढ़िया है। हुड को दिखाइए एक बार, 5% ऊपर है। ये कल की गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है जिन्होंने बताया कि वो 3 करोड़ नए घर बनाने जा रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। 20 अंकों के नुकसान के साथ अभी भी निफ्टी लाल निशान में आके खड़ा हुआ है। ये 236 है 250 के, कल ऊपर हमने क्लोजिंग दी। 250 के जितना नीचे रहेगा उतनी जल्दी ड्रैग मारेगा ये। 1500 शेयर आपको इस समय एडवांसेस के अंदर दिख रहे हैं, अभी 24-25 पॉइंट का नुकसान है। इंडिया विक्स स्टार्टिंग में मत देखो, और वैसे भी इंडिया विक्स से अब सिग्नल भी नहीं आ रहे। सिप्ला, यूबीएल जैसे शेयर्स आपको मोमेंटम में दिख रहे हैं, वो आज भी चल रहे हैं। एनबीसीसी भी चला आज और श्नाइडर भी चला आज करीब 5% के आसपास। मैं अगर आप कुछ और शेयर्स को चेक करूं जिसमें मैं 100 वाली सूची चेक करता हूं, तो मेरे को आज रेलवे का एक काउंटर है IRFC, वो करीब 1 से 1.5% ऊपर दिख रहा है। BEL, NTPC भी आपको ऊपर हल्का हल्का दिख रहा होगा। इंडिगो टूट चुका है 3.5%, इससे ज़्यादा की मेरे को गुंजाइश लगती नहीं है, ब्लॉक लग जाएगा। इन्फॉर्मेशन आ गई आपकी स्क्रीन पर कि 77 लाख शेयरों के कई सौदे लगे, 2% इक्विटी का सौदा था जो लगने जा रहा था, और वर्थ है जो वो है 3,500 करोड़, और जो एवरेज प्राइस है जिसपे सौदे पंच हुए हैं वो 4406 है। अब आप देखो 4406 के नीचे नहीं जाएगा और ये आज का स्टॉप लॉस बनेगा और अब ऊपर आना शुरू हो रहा है। और यही बात मैंने सुबह भी आपको नोटिस कराई थी, पहले तो गिरावट नहीं आती, अगर आ भी गई तो बॉट हो सकती है इंडिगो के अंदर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब जरा हीट मैप लेके आइए स्क्रीन पर, और उसका फिर हम छोटे मझोले शेयर्स का एक लेखा जोखा आपके सामने रख देंगे, फिर उसके बाद आज के ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने आएंगे। ये हीट मैप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो आज थोड़ा सा मिक्स्ड है, मैं तो नहीं बोलूँगा 50-50, बट हाँ टिल्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मार्केट्स को एडजस्ट होने के लिए, ठीक होने के लिए थोड़े लेवल्स की ज़रूरत है, थोड़ा और नीचे की गुंजाइश बनती है। ओएनजीसी, एनटीपीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये शेयर्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और इन सब में बढ़त है। और नीचे अगर आप देखेंगे एशियन पेंट, BPCL, ये दोनों क्रूड सेंसिटिव हैं, इन दोनों के अंदर आज हल्के हल्के प्रॉफिट बुकिंग है। तो डिफेंसिव और एग्रेसिव शेयर्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें ना तो रिलायंस है, ना ही HDFC बैंक है, ना ही LNT है, इस तरह के शेयर्स एब्सेंट है। ये है आज का हिट मैप।
सृष्टि छोटे मझोले शेयर्स आपको बता रही हैं और उसकर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इंडिगो की तेज़ी से रिकवरी हो रही है। अब आप देखो इंडिगो में सिर्फ और सिर्फ गिरावट 2.5% की रह गई है, जबकि 4406 पे डील हो गया है। इसका मतलब वहाँ पे सौदा पंच हुआ है और उसके बाद अभी जब आप भाव देखोगे तो आपको 4460 के आसपास दिखेगा। सृष्टि आपको बता रही है छोटे मझोले शेयर्स के बारे में। जी हाँ, तो इंडिगो का तो आपने हाल बताया, पर साथ ही जो बड़ी ब्लॉक डील हुई है वो IRB इंफ्रा में भी हुई है। कल भी हमने देखा था कि स्टॉक में गिरावट थी और आज भी कई सारे सौदे हुए हैं। यहाँ पे 5.5% से ज़्यादा की इक्विटी ने जो चेंज हैड किया है और अब देखें तो स्टॉक पे आज भी प्रेशर बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। अगर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे फिलहाल सपाट ही कारोबार कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, पर इस पर नज़र देने वाली बात कुछ सेलेक्टेड सीमेंट काउंटर्स पे फिर से होगी, क्योंकि कल अपने जब जबरदस्त तेजी देखी, आज फिर से सीमेंट काउंटर्स बस कर रहे हैं। आंध्रा सीमेंट उनमें से एक स्टॉक है जो कि 10% के अपर सर्किट पे लॉक हुआ हुआ है। HCC यहाँ पे एक MK की बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि काफी रुझान है। 7% से ज्यादा की तेजी जो है HCC के काउंटर में है। हुडको भी जैसा कि आपने हाईलाइट किया 6% का उछाल हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहे हैं। अगर हम कुछ गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम तो नहीं शामिल है। जी हाँ, PNC इंफ्रा एक स्टॉक ज़रूर है, यहाँ पे 7.5% की गिरावट फिलहाल हम देख रहे हैं। साथ ही V-Mart रिटेल में भी आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हम ज़रूर देखेंगे, पर कहीं ना कहीं आज जितने भी रियल एस्टेट काउंटर्स हैं जैसे कि हुडको, NBCC, ये सारी थीम्स जो है वो काफ़ी अच्छा प्ले कर रही हैं। रेलवे काउंटर्स काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं, जिसमें कि इरकॉन, RVNL जैसे काउंटर्स हैं। स्पार्क में भी आज करीब 2% की तेज़ी है और एक स्टॉक लार्ज कैप स्पेस में से आप जरूर ध्यान रखें वो जी एंटरटेनमेंट, क्योंकि गिरते बाजार में भी ये काउंटर जो है अपने आप को 2% के उछाल के साथ फिलहाल होल्ड करता हुआ दिख रहा है। पर इस बीच अगर डिम्पी देखें तो मार्केट्स निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर जरूर हुए हैं। निफ्टी फिलहाल सपाट और बैंक निफ्टी अभी भी 140 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। दिन का सौदा लेना शुरू करते हैं। खुश आपसे करते हैं शुरू, बताइए आपने कौन सा ट्रेड देखा? तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है ये इंडिसेस पे कंटिन्यू रहेगा, तो थोड़ा वॉचफुल रहें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की जहां तक बात है, हमें लग रहा है यहाँ पे CMS इन्फो इस स्टॉक पे एक पॉजिटिव बायस लिया जा सकता है, इंट्राडे के लिहाज से हो या थोड़ा पोजिशनल ट्रेड हो तो भी। मोमेंटम इंडिकेटर्स यहाँ पे आप देखें तो एक अपवर्ड टिक दिखा रहे हैं। नियर टर्म में यहाँ पे आपको 490 और 499 तक के जो लेवल्स हैं ये आते हुए नजर आ सकते हैं, और ऑन द डाउन साइड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 472 के करीब आ रहा है। कपिल आपका सौदा कौन सा है? अनम्यूट कीजिए कपिल एक बार। कपिल जी आवाज आ रही है आपको? ओपनिंग ट्रेड हाँ ठीक है, कुछ आवाज के लग रहा प्रॉब्लम है। किरण जी आप देख के बताइए जरा। सो हमारा जो ओपनिंग ट्रेड है, जिस तरह से मार्केट ओपन हुआ है, कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर्स के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा लार्ज कैप फार्मा के अंदर ही ध्यान रहेगा सन फार्मा। अगर आप सन फार्मा का डेली चार्ट देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ स्टॉक को 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था, तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 1520 से 1515 एक अच्छा खासा लेवल है जहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक अभी कल के हाई के ऊपर भी ओपन हुआ है, तो एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग के ऊपर है, तो 1520 के आसपास डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। 1505 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इंट्राडे एज वेल एज 1-2 दिन अगर आप होल्ड करोगे तो 1560 तक के टारगेट हमें सन फार्मा में देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली सन फार्मा लॉन्ग करके जाना चाहिए। विनीत जी जी एंटरटेनमेंट आपकी लिस्ट में है? मैंने शायद कल परसों भी आपसे पता किया था। जी एंटरटेनमेंट पे आपका टेक क्या, एक बार वापस से बताएंगे? नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज पैरामाउंट है, उसमें कभी उनको चोट लगेगी बोल नहीं सकते। हम इसको अवॉइड करेंगे। आप इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आपसे वैसे ही पूछ लिया कि एक बार आप जरा देख के बता दीजिए। निफ्टी तो वापस से हर निशान में आ रहा है, उसके फ्यूचर्स भी आ चुके हैं 44 पॉइंट ऊपर। इंडिया विक्स गिरा हुआ है करीब 1.25% के आसपास। बैंक निफ्टी के अंदर जो नुकसान है वो करीब 140 पॉइंट का है, क्योंकि डिस्काउंट था कल, तो डिस्काउंट खत्म हो रहा है वो, तो इसलिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स आप चेक करेंगे वहाँ पे सिर्फ 35 पॉइंट का नुकसान बाकी रह गया है, क्योंकि वो फ्यूचर्स ऑलरेडी डिस्काउंट पे थे, ऊपर आ जाते हैं तो आपको नुकसान कम दिखता है।
एक आईआरबी पे 6.5% इक्विटी का सौदा लगा है और ये शेयर करीब 5-7.5% नीचे आ चुका है। एक बार नियर बाय का सपोर्ट चेक करवाते हैं। कुछ जरा आईआरबी चेक करो तो नियर बाय का सपोर्ट। वेल हमें लग रहा है यहाँ पे 62 का जो ये लेवल है, यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस है। मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने इसी लेवल से इसके आसपास से ही रिबाउंड दिया है, तो 62-50 का जो जोन है, ये इस स्टॉक के लिए एक मीडियम टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो आईआरबी इंफ्रा यहाँ पे कोई भी निचले स्तरों से रिकवरी नहीं है, पर इस बीच अगर हम देखें तो डीएलएफ काउंटर्स में किरण एक एक करके अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। जैसे कि रियल एस्टेट पैक में से डीएलएफ आप देख ले, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देख ले। देखिए शुरुआत के बाद ही जो है हम देख रहे हैं ये लार्ज कैप स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन है। कोई स्टॉक जो कि स्टैंड आउट करता हो? तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अगर हम देखेंगे तो लोधा मैक्रोडर और शोभा डेवलपर्स, ये दोनों के ऊपर हमारा कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट है। शोभा के अंदर कल तो हमने नेगेटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखी थी, लेकिन आज वहां पे एक फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 2040 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करंट मार्केट प्राइस से आप शोभा को लॉन्ग कर सकते हो। ऊपर में 2150 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट है। सेकंड जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो लोधा मैक्रोडर है, कहीं ना लोधा डेवलपर है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ है, सस्टेन नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी डिप आता है नीचे में 1460 1470 तक, तो वहां पे एक लॉन्ग कीजिए। 1450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, मोमेंटम चेज कर सकते हो और यहाँ पे 1550 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो शोभा डेवलपर एंड लोधा डेवलपर, ये दोनों के ऊपर हमारा ध्यान। ठीक है, तो देखिए बाकी रियल एस्टेट काउंटर जैसे कि डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, उनमें खुलने के बाद ही 2% की तेज़ी आ गई है। पर जो स्टॉक जो फिलहाल 1% की तेज़ी दिखा रहे हैं वो है शोभा और लोधा मैक्रोटेक डेवलपर्स, और साथ ही शोभा लिमिटेड। ये दो काउंटर्स में आप नज़र बना सकते हैं। किरण को ये दोनों ही काउंटर्स पसंद आ रहे हैं। पर एक बार कुछ क्योंकि रेलवे काउंटर्स में एक ज़बरदस्त एक्शन है, कॉनकॉर का एक बार चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ओपनिंग के बाद ही अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं और स्टॉक में 0.25% की तेज़ी है। अब एक बार डिसाइसिवली अपने आप को 1000 के स्तर जो है वो होल्ड करता हुआ दिख रहा है। क्या 1100 और उससे ऊपर के टारगेट से आप ध्यान में रखें? दृष्टि पहले क्विक अपडेट दे दें। आप रियल्टी स्पेस की भी बात करते हैं कि आज सुबह ही हमने सनटेक रियल्टी का कॉल दिया था, जहां 535 पहला टारगेट था। स्टॉक ने 533 का हाई लगाया, फिर कंसोलिडेट कर रहा है। हमारे हिसाब से रियल्टी स्पेस में अगर कोई कैश सेगमेंट में स्टॉक चाहे तो इसको भी अपने रेडार पे रखें। तो सनटेक रियल्टी में जो ट्रैक्शन है ये काफी अच्छा है, हमें लग रहा है कंटिन्यू हो सकता है। अब जहां तक कॉनकॉर की आपने बात की, आई थिंक जो लेवल आपने मेंशन किया है ये बिल्कुल सटीक है, विच इज देखिए यहाँ पे अपसाइड तो है, लेकिन ये 1110 का जो लेवल है इसके आसपास स्टॉक ने काफी समय स्पेंड किया था। और फिर जो मंडे ट्यूसडे वाली रैली हुई उसको हम एक बार के लिए इग्नोर करेंगे, बिकॉज दैट वाज एन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मूव। तो अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे तो आई थिंक 1110 के लेवल के लिए ले सकते हैं। बट मेरी सलाह रहेगी कि उस लेवल के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करें। उसको डिसाइसिवली क्रॉस करने के बाद स्टॉक बड़े लेवल दिखाएगा, बट उस लेवल के आसपास आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। तो 1100 के लेवल के लिए बाय करें। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप 10 से 15 रुपए का लेके चल सकते हैं, विच इज 1060 का। ठीक है, डन। तो इस बीच खैर कपिल से भी बातचीत हो जाती है, वापस से एक बार पता कर लेते हैं उनसे। कपिल, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? ओह नहीं, बात ही नहीं हो पाएगी उनसे। जीएमआर एयरपोर्ट एक बार ज़रा दिखाएंगे। जीएमआर एयरपोर्ट एक बार ज़रा, विनीत सर एक बार ज़रा इस पर आपका टेक चाहिए, जीएमआर एयरपोर्ट पे। नहीं, बहुत ही अच्छा शेयर है, लेना चाहिए। इसमें काफी एग्रेसिव ड्राइवर्स है, इंटरनेशनल बिजनेस भी बढ़ रहा है इनका, और ये काफी अच्छे मार्जिन्स भी आगे जाके बढ़ने वाले हैं, तो हमें इसको बाय में ही रखेंगे। इसको बाय में रखना चाहते हैं, ओके ठीक है, डन। आगे एक दो शेयर मेरे और लिस्ट में, मैं जरूर वो भी चेक कर लेता हूँ। मैं पहले लॉन्ग के शेयर चेक करता हूँ, उसमें से कुछ एक शेयर ढूंढ के लेके आता हूँ आपके लिए। एक बार जरा आप दिखाइए क्रॉम्पटन, 416 रुपये के आसपास चल रहा होगा। क्रॉम्पटन के नाम से एक शेयर है, क्रॉम्पटन दिखाएंगे एक बार ज़रा स्क्रीन पर। और कुछ एक बार ज़रा आप इसको चेक करना, क्रॉम्पटन के नाम से शेयर, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए, ये वाला इसका बिल्डअप बढ़िया है, प्राइस एक्शन भी ठीक है, इतना ख़राब नहीं है। तो टिम्पी हमारे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, या एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ये लगा लेना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर आप डेली सेटअप में देखेंगे तो आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है ये नजर आएगा। और अगर थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम पे देखेंगे
तो यहाँ पे 418 से लेके 425 तक का जो जोन है, इसके आसपास इसमें सप्लाई प्रेशर जो है ये इमिनेंट है। तो अपसाइड यहाँ पे बहुत ज्यादा नियर टर्म में नहीं दिख रही है। तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन के दौर में चला जाए। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो यहाँ पे 412 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। बट यही 421 425 के लेवल्स के आसपास अगर आपको मिले तो प्रॉफिट बुक करते चले। डन। आज ना अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट के अंदर आप जो मैंने आपको डलनेस वाली बात बोली थी ना, वो अभी भी मेरे को तो दिख रही है। मार्केट के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस सिर्फ इतना है क्या ना, ओपनिंग वाला चीज़ को क्लोजिंग से ओपनिंग वैसे वैसे एडजस्ट हो रहा है। अब आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का एक बार पहले स्पॉट दिखाओ आप। स्पॉट वो है 85 पॉइंट्स। सीधा बैंक निफ्टी फायर करो, जल्दी जल्दी फायर करो प्रोड्यूसर साहब। बैंक निफ्टी एंटर मारो, इतने में तो आ जाना चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए आपका काम। 94 पॉइंट्स डाउन है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स दिखाओ आप। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स वहाँ पर अगर आप देखोगे वो हरे निशान में। ये जो डिस्काउंटिंग वाली मैंने सुबह आपको बात बताई थी ना, ये एग्जैक्टली वही हो रहा है। वो डिस्काउंट खत्म हो गया तो बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटा नहीं, डिस्काउंटिंग खत्म होने से वो ऊपर आ गए शेयर्स। तो फ्यूचर्स दोनों के ऊपर हैं, पॉइंट्स वाइज भी ज़्यादा हैं, निफ्टी की भी बैंक निफ्टी की भी, क्योंकि डिस्काउंटिंग थी। एक और चीज़ जो आपने सुबह आपको नोटिस कराई थी कि सेक्टोरियल मूव और सेक्टोरियल के हिसाब से ज़्यादा आएगा। आप सरकारी कंपनीज का आज खेमा चेक करेंगे ना, एक बार ज़रा पीएससी और पीएसयू दोनों दिखाओ। एक तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। ये पीएससी है, 1% है। ऐसी एक पीएसयू भी होगा, पीएसयू, वो भी आप दिखाओ। तो आपको देखिएगा फिर से सरकारी कंपनीज के अंदर ना वापस से दम आया हुआ है। एक बार ज़रा आईटी का इंडेक्स भी दिखाओ, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखाओ। तो आपको मैं सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर ना आपको बड़ा ही स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। जो निफ्टी बैंक निफ्टी वाले वो तो डलनेस का शिकार है, वो तो आज कुछ नहीं कर पाएंगे। आज वो बहुत ही मतलब थके हुए सा महसूस करेंगे अपने आप को। लेकिन फिर भी जो इससे थोड़ा हट कर भी ट्रेड करना, वो भी बहुत स्पेसिफिक होना, ठीक, बहुत बहुत स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ नहीं तो आप फिर से थोड़ा फंसते जाओगे। आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेता हूँ मैं सर से। कंटेनर कॉरपोरेशन लेके आइए, जरा 2% है। कपिल, आपको आवाज़ आ रही है तो जरा कंटेनर कॉरपोरेशन पे अपना टेक दीजिए। जी अभी मेरी आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर कंटेनर है सर, अब आ रही है, कॉर्पोरेशन बोलिए। जी कंटेनर कॉर्पोरेशन 1086 के लेवल पे चल रहा है। काफी बड़ा स्विंग हमने 3-4 दिनों में देखने मिला हुआ था, लेकिन जो इसके पिछले 2-3 दिन के हाई लेवल थे उसके क्रॉस कर रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा भी था। जो भी आपको इसके पैनिक सेलिंग आई थी वो कहाँ ना कहाँ पे अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे थम के फिर से रिबाउंड कर रहा है। तो 1085 पे है, अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम तो है। और वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मुझे लग रहा है कि और भी 30-35 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पे दर्ज होते हुए देखने मिल सकती है। 1115 1117 इसके इमीडिएट अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे डे हाई के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। पर विनीत जी, जिस तरीके से नई सरकार के बाद कुछ सिलेक्ट थीम्स भी उभरी हैं, जैसे कि सीमेंट में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ट्रैक्शन आया है। हम सुबह अल्ट्राटेक सीमेंट की भी बात कर रहे थे, पर आपका क्या नज़रिया है सीमेंट काउंटर्स में? कुछ टैक्सेस को लेकर भी बदलाव की बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो है उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्सेस चेंज जो है वो फेवरेबल हो सकता है सीमेंट कंपनीज के लिए। हालांकि बारिश का पूरा सीजन थोड़ा सा डल ज़रूर रहता है, पर क्या आपको लगता है कि सीमेंट काउंटर्स आने वाले समय में अच्छा कर सकता है? और क्योंकि सीमेंट काउंटर्स ने अभी हाल फिलहाल कुछ बहुत जोश नहीं देखने को मिला है, तो क्या यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी बनाए? डेफिनेटली देखिए, जिस तरह से कैबिनेट कॉम्पोजिशन हो गया है और रूलिंग कोएलिशन जो बना है, उसमें एक तो नो ब्रेनर है कि ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश में काफी अग्रेसिव रोल आउट प्लान्स आने वाले हैं गवर्नमेंट के। तो इसके चलते अच्छा खासा आपका बजट बनेगा। सेकेंडली, आप देखोगे कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, तो ऑब्वियसली सीमेंट इज अ नो ब्रेनर। और अगर इसमें आप देखोगे कि थोड़ा बहुत कटौती होता है टैक्सेस में, क्योंकि सीमेंट इज अ वेरी हाईली टैक्स्ड कमोडिटी, तो अगर वो भी कम हो जाता है तो सीमेंट के प्राइसेस कम होने के कारण वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी आ सकती है। और हमें लगता है इसके चलते सीमेंट स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमें सागर सीमेंट, साउथ के सारे प्लेयर्स और अंबुजा हमारे टॉप पिक्स है।
सीमेंट और साउथ रिलेटेड सीमेंट काउंटर्स वहाँ पे आप ध्यान रखिए, साथ ही अंबुजा भी पसंद आ रहा है। साउथ रिलेटेड काउंटर्स में हम कुछ दिनों से फोकस ज़रूर कर रहे थे विनीत जी, रैमको सीमेंट्स में क्या फंडामेंटली, क्योंकि ये स्टॉक देखिए इसमें हमने एक वन साइड गिरावट देखी है, क्या वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है? और जिस तरीके से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं या बड़ी जो प्लेयर्स हैं वो अन्य कंपनीज को खरीद के सेक्टर लीडर्स अब और बड़ा बन रहे हैं, तो क्या रैमको सीमेंट्स इन स्तरों पे लेना चाहिए? आपको मैं बताऊंगा, रैमको सीमेंट पे हम लोग का कवरेज नहीं है, ओ, पर हमें लगता है कि यहाँ पे आप सागर सीमेंट पे फोकस करोगे ना, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये कंपनी ने पिछले 20 साल से ना 20% कैगर रिटर्न्स दिए हैं इन द आरओई, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी है ना, काफी इसकी जो स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ है काफी मेजर्ड रहती है। तो ये जब तक इनको नहीं लगता है कि ग्रोथ आएगी तब तक ये नहीं करते। और ये आपको बड़ी चीजें नहीं बता रहे हैं, बट दे गारंटिंग यू दैट हम 15 से 17% ग्रो करेंगे आने वाले 3 साल में। तो हमको यहाँ पे विजिबिलिटी, गुड मैनेजमेंट और अच्छा मार्केट है अभी बन गया आंध्र प्रदेश। तो हमें लगता है कि सागर सीमेंट एक वो शहर है जो अच्छा चल सकता है। ठीक है, तो सागर सीमेंट्स यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। हालांकि आज स्टॉक सपाट है, पर जिस तरीके से ग्रोथ दिखाई कंपनी ने वो विनीत जी ने बताया। पर एक स्टॉक जो कि देखिए एफएनओ को लीड करता हुआ दिख रहा है वो है आईआरसीटीसी। किरण, एक बार आप देखिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये स्टॉक ने हालांकि 840 के आसपास इलेक्शन डे वर्डिक्ट वाले दिन इसने एक लो बनाया था, उसके बाद एक अच्छी तेजी ऑलरेडी आ गई है। क्या है 5% के उछाल में पार्टिसिपेट करना चाहिए या अभी इससे दूर रहे? तो सी ओवरऑल अगर हम देखें तो रेलवे काउंटर के अंदर जिस तरह से हमने देखी है कि जो मिनिस्टर है वो सेमी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके चलते हुए लग रहा है कि रेलवे काउंटर के अंदर एक तेजी कंटिन्यू रहेगी। और ओवरऑल रेलवे काउंटर जो है आईआरसीटीसी हो गया, आईआरएफसी हो गया, आरबीएनएल हो गया, इस काउंटर के अंदर अगर कोई दो काउंटर जो हमें पसंद कर रहे हो तो पहला हमारा आईआरसीटीसी ही रहेगा डेफिनेटली। कोई भी गिरावट पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से भी आप लॉन्ग कर सकते हो। पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 960 का मेंटेन कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापस ये स्टॉक 1100 तक जाने की गुंजाइश रखता है। सो डेफिनेटली आईआरसीटीसी हमारे ध्यान पे रहेगा। दूसरा जो कोई स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है तो वो रिट्स है, RITES। अगर रिट्स का आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, अपनी सभी इंपॉर्टेंट बाकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके नीचे है। मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर क्लियर कट हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली रिट्स के ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो 675 के आसपास काउंटर है, आप लॉन्ग करके जाइए। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 650 का मेंटेन कीजिए। और शॉर्ट टाइम में ये भी 750 तक जा सकता है। तो रिट्स एंड आईआरसीटीसी ये दोनों हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, तो राइट्स और साथ ही आईआरसीटीसी ये दोनों ही रेलवे काउंटर्स पे आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं। पर देखिए मार्केट्स थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, या फिर बोले कि जैसा कि निम्बी जी भी हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा डल सेशन ज़रूर है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। क्योंकि जितने काउंटर्स में, जैसे कि हम कुछ काउंटर्स आईआरसीटीसी, BHEL इन सब की बात कर भी रहे हैं, तो ओपनिंग में ही जो एटलीस्ट उनमें टिक्स आई, कहीं ना कहीं वहीं जाके जो है वो एक स्टॉप सा स्थिर हो गया है। और साथ ही अभी फ्रेश मोमेंटम किसी भी स्टॉक में ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। इंटरग्लोब एविएशन पे भी एक बार नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि हमने देखा था कि थोड़ा सा ये निचले स्तर से रिकवर ज़रूर किया था, पर अभी एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद 3.6% के कट्स जो हैं वो यहाँ पे है। कुछ सेलेक्ट काउंटर्स बैटरी स्पेस में से इनको बोला जाएगा कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ज़रूर हावी हो रही है। पर इस बीच एक स्टॉक कुछ इस पे आपकी राय चाहिए, वो है बीकाजी फूड्स। देखिए गिरते बाजार में भी ये स्टॉक ने कोई भी डिक्लाइंस नहीं दिखाए। हालांकि अगर हम देखें तो इलेक्शन डे वर्डिक्ट वाले दिन एक थोड़ा सा ब्लिप ज़रूर आया, पर क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट, 600 के बाद तो ये स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं लिया। आज भी 5% तेज़ है। बीकाजी फूड्स पे कोई व्यू? बीकाजी फूड्स पे व्यू देने के पहले एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा आपको। अक्सर आप हमें देते हैं, आई थिंक दिस टाइम यू डिजर्व वन, विच इज फॉर कॉनकॉर। 1075 था जब आपने इसकी क्वेरी पूछी थी मुझसे थोड़ी देर पहले आई, उसके बाद टिम्पी ने भी एक चार्ट चेक लिया था। आप देखिए इतना शानदार मूव आया है, 1094 का हाई लगाया है स्टॉक ने, 20 रुपए चल गया है।
आई थिंक पिछले 20 से 25 मिनट के अंदर जब से आपने क्वेरी पूछी है, तो जिन भी व्यूअर्स ने आपका ये क्यू लेके इस स्टॉक में ट्रेड किया होगा, दे वुड हैव बीन मेकिंग अ क्विक पार्क. सो आई थिंक ऑल कुडोस टू यू ऑन दिस वन. जहां तक बीका जी की बात है, योर स्पॉट ऑन वंस अगेन. यहाँ पे जो मूव है ये बहुत ही स्टेलर रही है. अब मुझे लग रहा है कि ये ट्रेन छूट चुकी है. ये वाला स्टेशन जो है आपको मिस करना पड़ेगा. अब अगर ये वापस आपको थोड़े डिप पे मिले करीब 680 के आसपास, तब आप री एंटर करें. वीकली डेली दोनों ही चार्ट्स पे अगर आप देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट टेरिटरीज को अप्रोच कर चुके हैं, विच मींस मोमेंटम तो हो सकता है कि स्टॉक को ऊपर लेके जाए, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा. तो बीकाजी फूड्स इज द बाय ऑन डिक्लाइन एटलीस्ट फॉर मी एट द करंट जंक्चर. थैंक यू सो मच कुश कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। और हमने तो हालांकि स्पॉट किया था, पर उस पर मोहर तो आपने ही लगाई कि जी हाँ ये चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, तो कूडोज टू यू एज वेल। और जी हाँ, कॉनकॉर की अगर हम बात करें तो रेलवे काउंटर में हमने देखा था कि ये थोड़ा सा अंडर वैल्यू ज़रूर था, पर जिस तरीके से कंपनी के प्लान्स आए या फिर पूरे सेक्टर को लेके जो टेलविंड्स थी कंटेनर स्पेस में, वहाँ पे हम देख रहे थे कि ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक मूव था। हालांकि इलेक्शन डिप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर थी कि वहाँ से एक रीबाउंड भी अच्छा आया इसमें। पर कुछ एक और स्टॉक जिस पे आपसे राय लेना चाहूँगी क्विकली, वो है टाटा केमिकल्स। हालांकि ये सवाल जनरली डिम्पी पूछते हैं क्योंकि वो क्लोजली ट्रैक करते हैं इस काउंटर को, पर टाटा केमिकल्स फिर से 1100 रुपये के ऊपर निकला है। कुछ कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट पे? तो देखिए मैं जानता हूँ डिम्पी इसको बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, काफी बार हमने इसके ऊपर चर्चा भी की है, बट मेरा व्यू इस स्टॉक पे थोड़ा सा स्केप्टिकल है, थोड़ा सा कॉशियस है. उसका कारण भी ये है कि अगर मैं पिछले 1.5 से 2 साल का चार्ट देखूं, तो बारिंग लेट्स से अ वीक और टू जहां पे इसमें बहुत सेलर मूव आया था, इस स्टॉक की ब्रॉड रेंज रही है 950 से लेके 1150 तक की. उसी में ट्रेड किया जा रहा है, कोई मेजर ब्रेकआउट आया नहीं है. अब मैं टिपिकली उन्हीं में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ जहां पे मोमेंटम है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रैक्शन है. तो मेरे लिए ये स्टॉक एक्चुअली एक्टिव होगा जब ये 1000 और अदर 1150 का मैं कहूंगा लेवल जो है पार करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा. तब तक अगर आप कोई मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहें डिपेंडिंग ऑन द डेज ट्रेंड, तो आप कर सकते हैं. बट आई थिंक फॉर अ बिग ब्रेकआउट यू शुड वेट फॉर 1050 परहैप्स 1060 टू बी टेकन आउट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. खैर, इस बीच आप अगर मार्केट्स को देख रहे हैं तो गिरावट बढ़ी है और एक करीब 41 पॉइंट की नुकसान फिर से निफ्टी पे आ गया है. यही चीज़ मैं बस आपको नोटिस कराना चाहता हूँ कि मार्केट कुछ नहीं करेगा, शेक करेगा. 23,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको ब्रेक नहीं करेगा. एक छोटे से डिप की हमारी रिक्वायरमेंट है, दोनों को चाहिए एक्चुअली में. ये एग्जिट वालों को भी चाहिए जो फंस गए थे 23,000 पे जिस दिन 400 पॉइंट चला. उस दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्केट ने तेज़ी दिखा दी, डाटा अलाउ नहीं कर रहा था इतना 450 पॉइंट ऊपर आप टांग दो, लेकिन हो गया. तो उन दोनों को एग्जिट चाहिए जिनका स्टॉप लॉसेस अभी कटे नहीं है. और ये डिप वालों को इसलिए चाहिए ताकि उनका कंफर्ट फैक्टर आ पाए. वो जब मनी को डिप्लॉय करेंगे तो उनको ये बात का हमेशा एहसास होगा कि वो हाई पे नहीं प्लस कर रहे, वो थोड़ा डिप आया हुआ है, उसके बाद उनका फिर टारगेट लग जाता है. अगर आप हाई पे आसपास लेते हो ना, तो आपके मन में एक ह्यूमन नेचर है कि डर पैदा हो जाता है कि हम हाई पे ले रहे हैं, पता नहीं और चलेगा नहीं चलेगा. ठीक, तो एक नेचर का वह है बस, और कुछ नहीं है सच. बट ठीक है, आप अपने हिसाब से ट्रीट कीजिए. और मेरा मानना है इंडाइसिस में ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप स्टॉक्स में काम करो. आज का दिन इंडाइसिस के लिए नहीं है, कल का दिन भी नहीं था, और मेरे को लग रहा है आने वाला दिन भी नहीं होगा. तो आप थोड़ा स्टॉक्स ही रखो ध्यान, इंडाइसिस को भी कुछ नहीं करना. ये ऐसे ही आपको 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे करके डराते और धमकाते रहेंगे. होगा कुछ भी नहीं. 4-5 बड़े शेयर आज हमने सुबह मिस कर दिए देखने. एक बार जरा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाइए, करीब 1% नीचे है. पिछले 2-4 दिन से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऊपर से नीचे आता है. ठीक, यानी कि जहाँ पे खोलता स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसका डेज लो पे आके बंद करता है. आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, खुला ठीक लेकिन उसका डेज लो पे ले आया 25 रुपये नीचे. HDFC बैंक बिल्कुल रेंज में. L&T, TCS, इन्फोसिस और HUL, ये तीनों शेयर्स भी आप दिखा दो. HDFC बैंक डेज हाई पे. एक बार HUL दिखाना, और ITC, सॉरी माफ़ कीजिए, TCS और इन्फोसिस ये भी दिखाइए आप. ये सभी शेयर्स एक बार ज़रा दिखाती है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बड़े शेयरों में इस समय की पोजीशनिंग क्या बन रही है, क्योंकि ये इंडेक्स को ऊपर नीचे करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाते हैं. अब आ जाते हैं, मैं आपको बैंक निफ्टी का टोटल कंपोनेंट बनाता हूँ. आज 12 में से 11 शेयर बैंक निफ्टी के लाल निशान में है. 12 में से 11 शेयर, एक भी शेयर ऐसा नहीं, सिर्फ PNB को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ हरे निशान में है. ज़्यादातर शेयर कमज़ोर हैं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक PSCs का इंडेक्स भी निकाल रखा था,
वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आपको दिखेगा NBCC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज। कपिल एक बार ज़रा NBCC चेक करके बताना और कितना चलेगा। काफी दिनों से मोमेंटम है स्टॉक स्पेसिफिक भी और सेक्टर के इसके जो आप कुछ पीयर्स भी देख रहे थे तो वहां पे मोमेंटम अच्छी बनी हुई है। चार्ट का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा हुआ है। एक बहुत बड़ी छलांग इसने लगाई थी 30 रुपए से लेके 150 तक 3-4 महीने का उसी छलांग का एक डाइजेशन हुआ और आज फिर से एक अप मूव हमें देखने मिल रहा है। स्टॉक का शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा माइल्ड हर्डल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है। करंट लेवल 153 पे चल रहा है। 155 एक माइल्ड रेजिस्टेंस पॉइंट है, लेकिन फिर से 155 के ऊपर उसका नेक्स्ट अपसाइड फेज स्टार्ट हो सकता है और 155 के ऊपर स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल कहां ना कहां पे 170 तक की हमें देखने मिल सकती है। तो इमीडिएट लिहाज से 155 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट मैं इसमें देख रहा हूं। ठीक है, डन। तो मार्केट तो खैर अपनी रेंज में करेगा। ये NBCC पे आपको कपिल अपनी रिकमेंडेशन देते हुए दिख रहे हैं। टाटा केमिकल्स अब करीब 2.5% ऊपर है। मैं ना एक बार ठीक है, पहले ऑप्शंस का चैंपियन लेके आइए। ऑप्शंस का चैंपियन की स्टिंग चलाइए एक बार। आज के हमारे मेहमान हैं अवनी भट्ट। अवनी जी नमस्ते। मैं आपसे आपकी ऑप्शंस पहले पता करूं। आपकी सहयोगी हैं एक सोनी पटनायक। कल वो हमारे साथ कार्यक्रम में थी। उन्होंने टाटा केमिकल्स के बारे में बताया था। इनफैक्ट वो मेरे 12 बजे के शो में भी आती रहती है। तो उन्होंने टाटा केमिकल्स के बारे में बताया था। एक ही शेयर बताया था टाटा केमिकल्स, और ये भी बताया था कि आप चाहो तो ऑप्शंस ले लो। मैंने फिर से उनसे क्वेश्चन पूछा कि मैम ये चलता नहीं है शेयर, आप देख लो, आप ऑप्शंस दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन में ही चलेगा ये, अगर नहीं चला तो फिर नहीं ही चलेगा ये। और ये 2 दिन क्या, आज ही देखो आप 2.5% ऊपर ये शेयर है और आज केमिकल्स में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ये शेयर बन गया। तो मेरी तरफ से आप उनको बधाई दे दीजिएगा। आपका हाउस सेम है तो आप उनके साथ में बैठे होंगे, तो आप मेरी तरफ से उनको बधाई दीजिएगा, सोनी पटनायक को। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इस ऑप्शंस के ट्रेड से भी हमको बेनिफिट करवाया और साथ ही शेयर्स तो चलाई। अवनी, अब आपका ऑप्शंस कौन सा है आज का? जी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, और सोनी जी की तरफ से आपको धन्यवाद। तो आज का जो पिक रहेगा वो है L&T। L&T में हम देखें तो ओपनिंग बेल से अभी तक फ्यूचर्स में लॉन्ग एडिशन नजर आ रहा है ऑलमोस्ट 1.6% का, जो कि काफी जल्दी है। अभी ओपनिंग ही हुआ है, फिर भी फ्यूचर्स में काफी ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। एंड ये अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 20 दिन के और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये स्टॉक निकल चुका है। और कल एक बहुत अच्छी बात ये थी कि जो अर्ली चार्ट्स पे एक कॉन्स्टेंटली 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेकर के एक लगातार स्टेडी अपमूव में स्टॉक नजर आ रहा था, और ये कंटिन्यू हो रहा है आज। तो L&T मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट टर्म के अंदर अराउंड 3700 तक ऊपर जाना चाहिए। तो इसको हम प्ले करेंगे 3600 की कॉल खरीद के 70 रुपीज में। इसका टारगेट रहेगा डबल विच इज 140 रुपीज, और स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपीज का। तो इसमें अधिकतम मुनाफा रहेगा 10,500 का, और स्टॉप लॉस पे अधिकतम नुकसान सीमित रहेगा 6,000 रुपए तक। ठीक है, 3600 स्ट्राइक की कॉल है। आप इसको खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 70 रुपये में मिल जाएगी। 30 का स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट डबल का टारगेट है। रेशियो हो गया 1:2 रफ। ठीक, तो 10-10.5 हज़ार का प्रॉफिट है, 6,000 का लॉस है। ये कैलकुलेशन तभी लगेगा जब प्रॉफिट और लॉस अपने टारगेट्स को हिट करेंगे। स्टॉप लॉसेस में आप चेंज ना कीजिएगा, टारगेट अपने कंफर्ट का भी रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि और चलेगा तो आप भले इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के ये एक ट्रेड है जो अवनी की तरफ से आपको L&T का फ़ायदा उठाइए। 3600 की स्ट्राइक की कॉल लेके, ये एट द मनी है, सामने ऊपर हमने रेट भी डाले हुए हैं। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, 10 में से 9 लोग इसलिए डेरिवेटिव में नुकसान उठाते हैं। एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता, ऑप्शंस काटने की आदत नहीं होती, ऑप्शंस के साथ भावनाएं जुड़ जाती हैं, भाव को छोड़ देते हैं, तो इसलिए नुकसान बनता है। इसलिए 10 में से 9 लोग इसी चीज़ के शिकार रहते हैं। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपको दे दें। बाजार फिर से प्लस माइनस करता हुआ दिख रहा है। थोड़ी देर पहले 50 पॉइंट का नुकसान था, फिर से निफ्टी 4 पॉइंट ऊपर है। मैं फिर से बोलूँगा, इंडाइसिस के अंदर आज का दिन नहीं है, आज का दिन सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में काम करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक जी, ठीक है अवनी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने नोट कर लिया आपके 3600 के स्ट्राइक की कॉल। ये आगे बढ़ें। जुबलेंट फूडवर्क पे आज सुबह खबर आई थी कि अपने डोमिनोज के ये जो स्टोर्स हैं उनको 2 गुना कर देंगे, 2000 से सीधा 4000 कर देंगे। कह रहे हैं कि अमेरिका के बाद इंडिया दूसरा बड़ा मार्केट हो जाएगा। धीरे धीरे करके शेयर ऊपर आ रहा है, 530 का भाव है। ओपनिंग का झटका लगने के बाद शेयर भी फ्लैट हो गया था।
एक बार आप चेक करेंगे कुछ, आपको शेयर ठीक लग रहा है जुबिलेंट फूडवर्क? डिम्पी देखिए रिकवरी पाथ पे है और काफी इनकरेजिंग रिकवरी रही है इसकी। लेकिन अगर मैं प्योरली मोमेंटम के हिसाब से बात करूं तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग हो सकता है। साल के शुरुआत में स्टॉक ने काफी समय स्पेंड किया था, आप कह सकते हैं 525 से लेके 535 के जोन में। तो अब जो ये राउंडिंग बॉटम रिकवरी कंप्लीट हुई है, इसका ब्रेकआउट आएगा 535 के ऊपर, बहुत करीब है उसके। तो मेरी सलाह रहेगी कि जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो यहाँ पे 520 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जो फ्रेश चाहते हो वो भी 520 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मोमेंटम आपको 535 के ऊपर आता हुआ नजर आएगा, विच कैन टेक द स्टॉक टू 550 लेवल ऑल्सो। तो हो सकता है थोड़ा सा एक दो दिन का कंसोलिडेशन हो, बट बियॉन्ड 535 द स्टॉक कैन मूव टू 550 लेवल्स ऑल्सो। 520 इज अ सपोर्ट जोन, तो वहां पे स्टॉप लॉस लेके चले। ठीक है, डन। एक दो शेयर हम आपको और भी नोटिस करवाते हैं जहाँ पे आज कुछ खरीदारी होती हुई दिख रही है या फिर शॉर्टिंग भी है। मैं दोनों ही आपको दिखाता हूँ, दोनों ही आपको बताता हूँ मैं। ONGC तो चलिए ठीक है, छूट गया है। कंटेनर कॉरपोरेशन भी जाने दो आप। इसको हाँ ABB लेके आइए ज़रा, ABB। कपिल एक बार ज़रा आप चेक करो ABB। हो सकता है ABB को लेकर सभी लोग अभी चर्चा भी करें शेयर, क्योंकि 8% का बिल्डअप है। इसके ना फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना 1 मिनट के लिए आप। इसका प्राइस एक्शन ड्यू है, अभी और चल सकता है शेयर। एक बार ज़रा कपिल चेक करना। भी काफी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव मूव है, और जो हम कैपिटल गुड्स की जो हमने पहले थीम देखी थी, तो इसमें से एक वन ऑफ द अग्रणी स्टॉक रहा था एक प्राइस मोमेंटम के पर्सपेक्टिव में। इलेक्शन के काउंटिंग के दिन में जोरदार एक नीचे में रिएक्शन आया था, लेकिन बाद में रिबाउंड होते हुए हमें देखने मिल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक प्राइस में स्लोली स्टेडली कुछ एक अपसाइड मोमेंटम है। आज की कैंडल भी 2% ऊपर है, लेकिन थोड़ी सी इंडेसिसिव है। ऊपर से थोड़ा सा ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर आ चुका है, और ये सेलिंग प्रेशर एक टेक्निकल पॉइंट से बना हुआ है 8300 के लेवल से, जो टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है। तो मेरा उस पे पॉजिटिव व्यू है, लेकिन एज एन कंफर्मेशन मैं इस स्टॉक को 8300 के ऊपर पहले दिखना चाहूंगा, उसके बाद में मैं अपने पॉजिटिव व्यूज में बनाऊंगा। और 8300 के ऊपर ये स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल कहां ना कहां पे 8570 तक की मुझे देखने मिल रही है। एक शेयर में आपको और दिखाता हूँ जो पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टॉक्स था, वो था हेरिटेज फूड। हमने सेकंड डे इसको नोटिस कर लिया था, जैसे वर्डिक्ट आया। मैं उस समय मुंबई में था जिस दिन काउंटिंग हुई, उस दिन भी हमने आपको हेरिटेज फूड के बारे में बताया। उस दिन से लेकर नॉन स्टॉप चला। आज पहला ऐसा सेशन है जब हेरिटेज फूड के अंदर लोअर सर्किट लगा है। कल इसने पहली बार झटका मारा था। झटका मारने का मतलब कि पहली बार इसने अपने मोमेंटम का जो सर्किट था उसको ब्रेक कर दिया था, और आज तो सर्किट ही लगा दिया 5% का। इवेंट क्लोज हो गया, ऐसा नहीं है कि और एक बात ध्यान है कि कल हमने गौरांग से भी ये बात पूछी थी, सर कब तक चलेगा, कुछ तो मर्यादा रखो। चले जा रहा है शेयर, चले जा रहा है, 40% हो गया 4 दिन के अंदर। 10% की एवरेज से चलने से कोई बिजनेस नहीं बदला, सिर्फ इतना ही तो है। हाँ TDP से थोड़ा संबंध है, बस इतना ही तो है, और क्या है। रातों रात ना मशीन बनने में बढ़ रही है, ना ऑर्डर बढ़ रहे हैं, ना सब कुछ है। विजिबिलिटी हो सकता है अच्छी हो जाए, तो विजिबिलिटी के नाम पे 40% बहुत होता है। 40% अगर बैलेंस शीट से बढ़ाने के लिए आ जाए, हो सकता है कंपनी को 10 साल लग जाए। लेकिन शेयर चला, आज ये शेयर 5% नीचे है। ठीक, तो ये शेयर थोड़ा नोटिस आपको कराना था, इसलिए बस मैंने आपके सामने रखा। विनीत सर हैं क्या हमारे साथ? विनीत सर, आवाज़ आ रही है आपको? एक बार ज़रा हेरिटेज फूड आपकी टिप्पणी चाहिए इस पे सर। ये पॉलिटिकल थोड़ा सेंसिटिव हो गया था, आप ज़रा इस पर कुछ बात ही नहीं हो पाएगी अभी तो उनसे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शेयर आपको सिर्फ नोटिस कराना था, वो हमने करवा दिया है। आगे बढ़ें, एक दो शेयर ज़रा और भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कैसे होता है। आज ना बैंक निफ्टी को सपोर्ट का काम कर रहा है HDFC। ये दूसरा ऐसा बैंक है जो भी लाल निशान से हरे निशान की तरफ खिसक के आया है। इससे पहले तक सिर्फ PNB ही हरे निशान में था, और अभी आप देखेंगे तो आपको HDFC भी हरे निशान में वापस से दिखने लग गया है। ठीक, एक बार जरा HDFC बैंक को आप चेक करेंगे, कुछ कितनी सपोर्ट करेगा मार्केट की आज? देखिए ओवरऑल बायस हमारा HDFC बैंक पे काफी पॉजिटिव है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें लग रहा है डाउनसाइड रिस्क जो है ये बहुत ज्यादा डीप है नहीं। 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसका 1545 के करीब आता है, विच इज अबाउट 15 to 20 रुपीज फ्रॉम हियर। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें नहीं लग रहा कि डाउनसाइड रिस्क है। तो उस लिहाज से कंकरेंटली अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी पे भी शायद इसके चलते बहुत ज्यादा बड़ी डाउनसाइड रिस्क ना देखने मिले। तो जो इंडेक्स पे व्यू था कंसोलिडेशन का, वही हमें लग रहा है कि बैंक HDFC बैंक में रादर आने वाले कुछ दिनों के लिए चलता रहेगा। 1545 ये एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है।
ऑन दी अपसाइड यहाँ पे हो सकता है 1600 के आसपास आके स्टॉक थोड़ा सा रेजिस्ट करे। बट अगर कोई यहाँ पे 2 से 4 क्वार्टर का व्यू लेके चल रहा हो तो आई थिंक यहाँ पे फिर से लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी बनती है, और 1650 1700 तक के लेवल्स हम अभी मेंटेन करते हैं ऑन एचडीएफसी बैंक। व्यू पर इस बीच एक और स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है निचले स्तरों से, वो है पेट्रोनेट एलएनजी, क्योंकि ये स्टॉक ने जो 300 का लेवल है वो कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करके रखता ही है, क्योंकि नतीजे भी मैं इस बार ट्रैक कर रही थी, हालांकि बहुत ज़्यादा खास नहीं थे नतीजे, पर इसने 300 के स्तर को अच्छे तरीके से होल्ड किया। इलेक्शन डे वर्डिक्ट में 280 तक भी गया था। पर कपिल, आज जिस तरीके से तेज़ी है, क्या फिर से एक मोमेंटम देख सकते हैं? आई थिंक 320 के आसपास जो है ये स्टॉक एक बार पहले भी छूकर आया था, पर फिर से उन स्तरों से थोड़ा डिसअपॉइंट किया। पेट्रोनेट एलएनजी कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? जी बिल्कुल, आज के दिन के स्ट्रक्चर में हम कहाँ ना कहाँ पे एनर्जी पैक में कुछ एक मोमेंटम देखने मिल रही है, खास करके अपस्ट्रीम कंपनीज है वहाँ पे और दूसरी जो अलाइड कंपनीज है। स्टॉक के ब्रॉडर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो काफी बड़े, आई थिंक 8 से 10 साल का कुछ एक एस्केटिंग ट्रायंगल था, उसका ब्रेकआउट आया था, वीकली चार्ट पे कुछ वीक का कंसोलिडेशन पैच भी बन रहा है। तो आपका हायर टाइम फ्रेम जब भी अच्छा हो जाता है तो आपके लो टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे कॉन्फिडेंस कंप्लीटली बढ़ जाता है। स्टॉक फिलहाल के लेवल पे मैं देखता हूँ तो 290 से लेके 320 की इसकी रेंज बनी हुई है, और अभी का जो करंट लेवल है वो अपने मिडिल ऑफ द रेंज से ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो उसके अपर बैंड है वो टेस्ट होनी चाहिए। तो 310 का है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी हमें यहाँ पे ट्रेड लेते हैं 305 के स्टॉप लॉस से, तो हमें 320 तक की अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकती है। ठीक है, डन। तो ये कुछ आदित्य अग्रवाल भी इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जरा 2-4 कैश के शेयर में आपसे पता करता हूँ। एक जरा तेजस नेटवर्क दिखाओ तो, डिफेंस वाला शेयर। अच्छा देखो, आज सुबह जब हमारी बातचीत हो रही थी ना, तो इसी पॉइंट पे हमारी बातचीत हुई थी कि भाई आज सेक्टोरियली मूवमेंट आएगा। जैसे डिफेंस आपको चाहिए था, सेम मिनिस्टर रिपीट होकर डिफेंस वाली कंपनीज चेक कर लो, आपको पता लगेगा। रेलवे मिनिस्टर सेम आया तो रेलवे वाली कंपनीज चल गई। सरकार ने अनाउंसमेंट की 3 करोड़ घर बनाएंगे, सारा हाउसिंग रियल एस्टेट वाला, छोटी छोटी कंपनी चल गई। हुडको सबसे नंबर 1 है, एनबीसीसी भी इसमें शामिल हो गया। फिर सीमेंट वाली कंपनी जिसका एंसिलरी है वो चल गई। तेजस नेटवर्क, आदित्य एक बार जरा आप चेक करेंगे, आपको शेयर कितना ठीक लग रहा है, एक बार जरा देखिए तो। एकदम तो बहुत स्ट्रांग है और वॉल्यूम्स भी शानदार है, तो कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आपने खरीदारी नहीं की इसमें ऑलरेडी, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका 1400 का आता है, जो ऑलमोस्ट यहाँ से सिर्फ 22 रुपया ऊपर है। तो फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दूंगा अभी। अगर एक पुल बैक आता है इंट्राडे 1350 के आसपास, तो फिर आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी थी तो बने रहे 1400 के आसपास। अगर वो रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहाँ पे एक बार वापस से रिविजिट करे, और अगर नहीं क्रॉस कर पाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करे। अदरवाइज अगर किसी को लंबी अवधि के लिए लेना है तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, और हर करेक्शन पे स्टॉक को ऐड करना चाहिए। नीचे की तरफ सपोर्ट्स इसके 1300 से 1350 बहुत ही शानदार है। को डिस्टर्ब करेगा, जैसे मैं आपको सुबह से ही कह रहा था कि आज इंडाइसिस का दिन ही नहीं है। अगर आप इंडाइसिस चेक कर रहे हैं तो निफ्टी के अंदर सिर्फ 11 पॉइंट की बढ़त है, बैंक निफ्टी बकायदा 32 पॉइंट नीचे है। क्या फ़ैसला लोगे आप, बताइए ना। आप अगर मेरी जगह आ जाओगे तो क्या फ़ैसला लोगे? कोई फ़ैसला नहीं लोगे। ऑप्शंस देखोगे, आपको लगेगा कि ये खरीद लेता हूँ, जैसे खरीदने जाओगे वो ख़राब होने लगेगी, जैसे बेचने जाओगे वो ख़राब होने लगेगी। तो इंडाइसिस का दिन नहीं है। आज स्टॉक्स पे ध्यान रखो, अलग अलग थीम, अलग अलग सेक्टर्स चल रहे हैं, जैसे मोटा मोटी हमने आपको सुबह सुबह भी गाइड किया था। देखते देखते यूपीएल ना केवल हरे निशान में आया, थोड़ी देर पहले हमने आदित्य से बातचीत की थी, बल्कि अब स्पीड पकड़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि 2-3 दिन में ही ये 600 ना आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्पीड से चल सकता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी दबाव है, और कल पहली बार अपने 200 दिनों के एवरेज को उसने पार किया है डेली चार्ट पर। ठीक, आगे बढ़े। ऐसे कुछ एक और शेयर्स और भी हैं लिस्ट में जिस पे मैं थोड़ा ध्यान दिलवाना चाहूँगा आपका। आज लॉन्ग वाली शीट के अंदर से मेरे को ना कोई ऐसा शेयर मिल नहीं रहा कायदे का जिसे मैं बोलूँ कि हाँ इसको अभी तुरंत पकड़ लिया जाए। ठीक है, कंटिन्यू। ओबरॉय रियलिटी एक बार ज़रा दिखाएंगे, ओबरॉय रियलिटी, या एक काम करो कोलपाल दिखाओ, ओबरॉय रियलिटी को छोड़ दो। आदित्य एक बार ज़रा कोलगेट देखना, कोलपाल, ये शेयर ठीक लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल डिम्पी, इनफैक्ट पूरे एफएमसीजी पैक अच्छा लग रहा है, और कोलपाल डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप करना चाहिए। ऊपर की तरफ यहाँ पे लक्ष्य आएंगे 3070 और 3100 के, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 2980 का। तो 2980 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस की तो डेफिनेटली इसमें मोमेंटम अपसाइड का है और बना रहेगा।
ओके, ठीक है। आदित्य, कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? डिम्पी जी, इसमें से कुछ स्टॉक्स क्लाइंट्स को रिकमेंडेड होंगे, पर्सनल पोर्टफोलियो पे कुछ भी बाइंग नहीं है। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे मेरी बातचीत कम हो पाई, किसी दिन भरपाई ज़रूर करेंगे सर। आपसे बातचीत करके अच्छा लगता है और आपके इंटेलिजेंस, आपका स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। मैं तो कई एनालिस्ट से मिलता हूँ तो कई एनालिस्ट का स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही प्यारा है, वो टाइमली जज करते हैं। देखो, आपसे बातचीत करके यूपीएल हर निशान में भी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच।